हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रेवरेंड इंसैनिटी का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज के चैप्टर नंबर 384 से 390 तक। सोचने वाली बात है कि ये थ्री किंग्स इनहेरिटेंस दरअसल एक जाल निकला और असली विजेता तो तुम हो, लिटिल बीस्ट किंग। किलर गोस्ट डॉक्टर चूजियू जमीन पर पड़ा था। फांग युआन को गहराई से देखते हुए उसने कहा। लैंड स्पिरिट को मनाने के बाद फांग युआन ने झटपट चूजियू की तरफ जाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। चूजियू का चेहरा बेहद कुरूप था। उसके बाल सूखे पीले घास जैसे, दिमाग उभरा हुआ, आंखें असमान, गाल की हड्डियां ऊंची, नाक चपटी, नथुनों से बालों का झुंड निकला हुआ और पीले दांत बाहर निकले हुए थे। लेकिन उसकी निगाह बहुत जटिल थी। उसमें वो चालाकी थी जो आम इंसानों में नहीं होती। लिटिल बीस्ट किंग, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। तुम्हारे पास अद्भुत प्रतिभा है। एक वैगाबॉन्ड से लेकर तुम यहां तक पहुंचे हो। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूं। तुमसे मैं बस कुछ साल बड़ा हूं, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र में था तब मेरे पास तुम्हारे जैसे उपलब्धियां नहीं थीं। तुम इंसानों में एक ड्रैगन हो जो एक दिन आसमान में उड़कर पूरी दुनिया में आज़ादी से घूमेगा। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी का इरादा नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो मैं अपने पास जो डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ की जानकारी है उसके बदले अपनी जान बचाना चाहता हूं। फैंग युआन ने इससे पहले 4 रैंक 5 ग्यू मास्टर्स को मारा था। उनमें से कोई हैरान था, कोई गुस्से में, कोई डरा हुआ, लेकिन चोजियू बहुत शांत था। अपनी स्थिति समझते ही उसने अपना अहं छोड़ दिया और फांग युआन की तारीफ करने लगा। वो जमीन पर पड़ा रहा, जैसे उसने प्रतिरोध करने का विचार ही छोड़ दिया हो। लेकिन तभी लैंड स्पिरिट की आवाज आई, जल्दी इसे मार दो। ये अपने टोकन और ग्यू वर्म्स को तेजी से एक्टिवेट कर रहा है। मैं उन्हें दबा तो रही हूं, लेकिन इससे बहुत ज्यादा इमॉर्टल एसेंस खर्च हो रहा है। फैंग युआन थोड़ा चौंक गया। उसे लगा जैसे उसने भ्रम सुना हो। डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ? ये डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ कोई मामूली चीज नहीं थी। इसका जिक्र एंशिएंट ग्रंथों में भी था। ये रिवर ऑफ टाइम और ऑर्डिनरी अबिस की तरह एक फॉरबिडन लैंड थी। वर्डेंट ग्रेट सन की मौत के बाद रेंजो इसी डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के पास गया था ताकि उसे पुनर्जीवित कर सके। कहते हैं इस दरवाजे के पीछे जीवन और मृत्यु के रहस्य छिपे हैं। अगर कोई इन्हें पूरी तरह समझ ले तो वो खुद जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण पा सकता है। चोजियू को डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ का स्थान पता है? फांग युआन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने सख्त स्वर में चिताया, चोजियू, अगर तुमने दोबारा अपने गू वर्म्स एक्टिवेट किए तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। चोजियू का चेहरा बदल गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। धीरे धीरे बैठकर उसने फैंग युआन की तरफ देखा। तुम मेरे ग्यू वर्म्स के एक्टिवेट होने को महसूस कर सकते हो। उसकी आंखों में एक सोच चमकी। तुम अपने जू वर्म्स इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। इसका मतलब साफ है, लैंड स्पिरिट अब भी जिंदा है और तुमने उसे अपने वश में कर लिया है। तो इस ब्लेस्ड लैंड में ऐसा रहस्य है। अफसोस, जब तीनों किंग्स ने इसे पाया था तब वे इसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाए थे। इसलिए अब ये तुम्हारे हाथों में है। लेकिन ये ब्लेस्ड लैंड तो अब विनाश के कगार पर है। इसे बचाया नहीं जा सकता। लैंड स्पिरिट भी बहुत बूढ़ा और कमजोर होगा, नहीं तो वो हम ज्यू मास्टर्स को पहले ही निकाल देता। आखिर तुम्हें खुद हमें मारने की जरूरत क्यों पड़ती? हालांकि फांग युआन ने इस ब्लेस्ड लैंड को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया था, लेकिन अपनी पहचान जाहिर करने के बाद लैंड स्पिरिट उसकी कुछ बातों को सुनता था ताकि उसे जू रिफाइनमेंट में मदद दे सके। चोजियू 100 साल से ज्यादा का था, चालाक और अनुभवी, इसलिए स्थिति को तुरंत भांप गया। चूंकि तुम इस ब्लेस्ड लैंड को नियंत्रित करते हो तो मैं और कोई चाल नहीं चलूंगा। अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं तुम्हें वो चीज दे सकता हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे होगी, चोजियू ने कहा और अपनी गुप्त गतिविधियां रोक दीं। फांग युआन हल्का मुस्कुराया। तो बताओ, डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में तुम्हें उसका स्थान पता है? वो तो एक ऐसा फॉरबिडन ग्राउंड है जो रिवर ऑफ टाइम से कम नहीं। उसके अंदर बहुत विशाल क्षेत्र है जिसमें 5 क्षेत्रों की झलक दिखती है। कहते हैं वहां कई अद्भुत और प्राकृतिक गू वर्म्स हैं, जैसे लाइफ ग्यू और डेथ ग्यू। चोजियू ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे उसका स्थान पता है, बल्कि मैं कई बार वहां जा भी चुका हूं। मैंने वहां से कुछ लाइफ ग्यू और डेथ ग्यू भी पकड़े थे और अंत में एक लाइफ और एक डेथ ग्यू को रिफाइन किया था। मैंने इन जीव को डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के भीतर रखा है। जब भी कोई इंसान मेरी वजह से मरता है तो वो जीव उस मृत्यु ऊर्जा को सोखकर उसे जीवन शक्ति में बदल देता है। इसी जीवन शक्ति की वजह से मेरी चिकित्सा विधियां बेहद गहरी हैं। यही कारण है कि मैं सदर्न बॉर्डर के 4 महान डॉक्टर्स में से एक बना। किलर गोस्ट डॉक्टर ने अपना रहस्य खुद बताया ताकि फैंग युआन को उस पर विश्वास हो सके। ओह, तो ऐसा है, फैंग युआन ने मन ही मन सोचा। अपनी पिछली जिंदगी की यादें होने के बावजूद वो सर्वज्ञ नहीं था। तो ठीक है, सब कुछ बता दो, मैं शायद तुम्हारी जान बख्श दूं, फैंग युआन ने वादा किया।
लेकिन चो जियू ने सिर हिलाया। डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ का रहस्य बहुत बड़ा है। मैंने एक बार सी ओथ क्यू के सामने शपथ ली थी कि मैं ये जानकारी किसी बाहरी को नहीं दूंगा। अगर मैंने कहा तो मैं धूल में बदल जाऊंगा, इस दुनिया से पूरी तरह मिट जाऊंगा। लेकिन अगर तुम शैडो सेक्ट में शामिल हो जाओ तो तुम हमारे अपने बन जाओगे, और तब मैं तुम्हें सब बता सकता हूं। सी ओथ कू, शैडो सेक्ट? फैंग युआन ने भौहें सिकोड़ लीं। सी ओथ गू एक रैंक 6 इमॉर्टल गू है जो एंशिएंट काल में बहुत प्रसिद्ध था माउंटेन प्लेज गू के साथ। माउंटेन प्लेज और सी ओथ ये दोनों पॉइजन वाव ग्यू की तरह काम करते हैं, लेकिन पॉइजन वाव ग्यू खर्च होने वाला ग्यू होता है, जबकि ये दोनों इमॉर्टल ग्यू बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फैंग युआन ने सी ओथ गू का नाम सुना था और उसके बारे में थोड़ा जानता भी था, लेकिन शैडो सेक्ट उसके लिए एक अनजाना नाम था। इस नाम को सुनकर तो यही लगता था कि ये जीयू कल्टिवेटर्स का कोई गुप्त सेक्ट है, यानी वो चो जियू जो खुद को अकेला बताता था असल में किसी रहस्यमय संगठन से जुड़ा हुआ था। फांग युआन को थोड़ा खतरा महसूस हुआ, हालात उसके उम्मीदों से थोड़े अलग निकल रहे थे। अब चो जियू को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन फांग युआन को शैडो सेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और यही बात उसे अंदर तक असुरक्षित महसूस करा रही थी। चो जियू ने हंसकर कहा, हाँ तुम सही समझे, मेरा सेक्ट है शैडो सेक्ट। वो महान एंसेस्टर जिसने शैडो सेक्ट की स्थापना की थी, वो इमेमोरियल एंटिक्विटी के दौर का रैंक 8 गू इमॉर्टल था। उसी ने लाइफ एंड डेथ के दूर को खोजा था और उसे अपने ब्लेस्ड लैंड में रख दिया था। बाद में शैडो सेक्ट में कई गू इमॉर्टल्स पले बढ़े। अगर तुम शैडो सेक्ट में शामिल हो जाओ तो तुम्हें भी अनगिनत फायदे मिलेंगे। ये कहकर चो जियू ने अपनी पूरी जुबान का जादू चला दिया। बड़े बड़े वादे करने लगा, मानो कोई सुनहरा सपना सुना रहा हो। फैंग युआन थोड़ी देर चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, हाँ चो जियू, बड़ी चालाकी की प्लानिंग की है तुमने। अगर मैं शैडो सेक्ट में शामिल हो जाऊं तो तुम न सिर्फ खतरे से बच जाओगे, बल्कि मुझे तुम्हें सीनियर ब्रदर भी कहना पड़ेगा। और फिर ऐसे पारंपरिक सेक्ट में तो वरिष्ठता का सम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर मैं जुड़ जाऊं तो मुझे ओथ लेना पड़ेगा और तरह तरह की पाबंदियों में बंधना होगा। अंत में मुझे सैनचा माउंटेन से मिले सारे फायदे क्लैन को सौंपने होंगे और वफादारी के नाम पर मिशन करने होंगे, है ना? शैडो सेक्ट? फैंग युआन ने तिरस्कार से सिर हिलाया। मान लो तुम सच कह रहे हो, तो भी फर्क क्या पड़ता है? वो सेक्ट जो इमेमोरियल एंटिक्विटी में बना था, अगर आज तक बचा हुआ है तो ये अपने आप में चमत्कार है। तुमने कहा कि वहां कई ग्यू इमॉर्टल्स हुए हैं, पर वो सब अब तक मर चुके होंगे, है ना? नहीं तो शैडो सेक्ट तो सदर्न बॉर्डर की सबसे बड़ी ताकत होती। फिर तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो और अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? चो जियू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे फैंग युआन को फिर से आंकना पड़ा। इतनी कम उम्र में भी फांग युआन इतना चालाक, इतना गणनात्मक और गहराई से सोचने वाला, सामने इतने फायदे रखे हैं, फिर भी शांत और तार्किक बना हुआ। ये लड़का नहीं, 100 साल पुराना राक्षस है। फैंग युआन जोर से हंस पड़ा। मैं ऐसा इंसान हूं जो फायदा सिर्फ अपने लिए रखता है। मुझे मत सिखाओ कि दोनों का भला कैसे हो सकता है, और वैसे भी सी ओथ कोई अटूट चीज नहीं है। सी ओथ गू और माउंटेन प्लेज गू की एक कमजोरी होती है। जब तुम ओथ लेते हो तो तुम्हें समुंदर या किसी बड़े पहाड़ के सामने खड़ा होना पड़ता है। अगर वो समुंदर या पहाड़ नष्ट हो जाए तो ओथ भी खत्म हो जाती है। चो जियू का दिल धक से रह गया। फैंग युआन को इतना ज्ञान था कि वो कोई नया नौसिखिया बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसे लोगों को धोखा देना सबसे मुश्किल होता है। चो जियू ने खुद को संभाला, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिस सी के सामने मैंने ओथ ली थी वो शैडो सेक्ट के ब्लेस्ड लैंड के अंदर है। अगर तुम उसे नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले ब्लेस्ड लैंड का पता लगाना होगा, लेकिन वो पता मुझसे जानने के लिए तुम्हें पहले उस सी को नष्ट करना पड़ेगा। ये एक डेड लूप है। फैंग युआन की आंखों में ठंडी चमक उभरी। जब कुछ किया नहीं जा सकता तो छोड़ो, अब मरने की तैयारी करो। चो जियू ने गहरी सांस ली। अगर मुझे मारना है तो मार दो। वो हिला तक नहीं, लेकिन उसके मन में पूरा विश्वास था। डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ एक दैवीय जगह थी। भला कौन अपनी जिंदगी मौत की चाबी छोड़ना चाहेगा? उसे यकीन था कि लिटिल बीस्ट किंग इतनी बड़ी लालच को ठुकरा नहीं सकता। अभी जो कर रहा है वो बस दिखावा है। लेकिन फैंग युआन ने बिना झिझक हड्डी का कांटा फेंक दिया। वो बोन स्पाइक सीधा चो जियू के दिल की ओर उड़ चला। एक भयानक खतरे की लहर चो जियू के पूरे शरीर में दौड़ गई। क्या ये सच में मुझे मारना चाहता है? वो दंग रह गया और तुरंत बचने के लिए उछल पड़ा। छपाक! एक तेज आवाज हुई और हड्डी का कांटा उसके कंधे को चीरता हुआ आर पार निकल गया। बस कुछ इंच दूर उसका दिल बच गया था। तुम? चो जियू कांपते हुए फैंग युआन की ओर इशारा कर बोला। उसके शब्दों में डर, सदमा और गुस्सा सब मिलकर कांप रहे थे। लिटिल बीस्ट किंग, पागल हो गए हो क्या? सच में मुझे मारने वाले थे तुम? अगर मैं ना बचता तो मर चुका होता।
वो डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ है, डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उस जगह को पाने के लिए तो रेंजू तक ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। वो एक अद्भुत पवित्र जगह है जो लाइफ और डेथ दोनों को नियंत्रित करती है। अगर तुमने उसे पा लिया तो अमरता हासिल कर लोगे। फैंग युआन ने ठंडी नजरों से देखा। तुमने खुद ही कहा था कि तुम ये रहस्य नहीं बता सकते, तो फिर तुम मेरे किस काम के? तुम शैडो सेक्ट में शामिल हो जाओ। चोजियू का शरीर पसीने से भीग गया था। दर्द या डर, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फैंग युआन ने ठंडी सांस छोड़ी। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं चाहिए। तो फिर स्लेवरी जू का इस्तेमाल कर लो, मैं तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगा, बस मुझे मत मारो। फैंग युआन बोला, तुम रैंक 5 गू मास्टर हो, तो हमें रैंक 5 स्लेवरी गू की जरूरत पड़ेगी। ये जीयू बहुत दुर्लभ होता है, अपने बाकी रैंक 5 जीयू से भी ज्यादा महंगा। मैं उसे कहाँ से लाऊं? और मान लो हमने ये जीयू इस्तेमाल भी कर लिया, तो क्या तुम शैडो सेक्ट के ब्लेस्ड लैंड का स्थान बता दोगे? चो जीयू के चेहरे की चमक एकदम ठंडी पड़ गई। फैंग युआन ने उसके हाव भाव देखे और तुरंत समझ गया कि वो सच बोल रहा है। असल में फैंग युआन की हत्या की मंशा असली नहीं थी, वो तो बस चोजियू की परीक्षा ले रहा था। चोजियू ने पहले पॉइजन वाओ गू का सुझाव दिया, फिर स्लेवरी गू का। इससे साफ था कि वो घबरा चुका है। लेकिन फिर भी उसने ब्लेस्ड लैंड का नाम नहीं लिया, यानी वो सच में सी ओथ से बंधा हुआ था। चोजियू झूठ बोलना चाहता था, कोई नकली स्थान बताना चाहता था। लेकिन अगर वो झूठ बोलता तो ओथ उसे खुद ही मार डालती, और अगर सच बोल देता तो उसकी कीमत खत्म हो जाती और फैंग युआन उसे तब भी नहीं छोड़ता। अब चोजियू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो कड़वा हंसा, सोच भी नहीं सकता था कि मैं चोजियू आज यहां अपनी मौत देखूंगा। फैंग युआन शांत स्वर में बोला, मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। चोजियू ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और सिर हिलाया। ये सच है। तुम्हारी प्रतिभा और मानसिकता देखकर लगता है कि अगर तुम्हारी किस्मत खराब न हुई तो तुम दैत्य पथ की सबसे बड़ी आपदा बनोगे। मुझे मारना चाहते हो तो अब दया की गुंजाइश नहीं। तुम्हारे हाथों मरना उन नीच लोगों के हाथों मरने से बेहतर है जो बाहर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में जानकारी दे सकता हूं। ये कहते ही उसकी आंखों में एक चालाक चमक कौन थी। ओह, कौन सा तरीका? फैंग युआन ने अपनी भौहें उठाईं। इस बात की शुरुआत बहुत पुराने समय से करनी होगी। चोजियू ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नफरत, दुख, मोह और कई तरह की भावनाएं झलक रही थीं। मुझे तुम्हारी कहानी सुनने का वक्त नहीं है। फैंग युआन ने बेरहमी से बात काट दी। चोजियू रुक गया, फिर बोला, ठीक है, तो मैं छोटा कर देता हूं। मेरा असली नाम था जेंग आ नियू। मैं एक साधारण किसान था, जड़ी बूटियां इकट्ठा करके अपनी रोजी चलाता था। एक बार मैं पहाड़ी से फिसलकर नीचे गिर गया, लेकिन किस्मत से शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड में जा पहुंचा। वहां के लैंड स्पिरिट की परीक्षा पास करके मैं शैडो सेक्ट का डिसाइपल बन गया। उस सेक्ट में सिर्फ 2 डिसाइपल थे, मैं और मेरी सीनियर सिस्टर। सीनियर सिस्टर का नाम था चेंजियू। वो इतनी सुंदर थी जैसे कोई स्वर्ग की परी। उसे बचपन से ही लैंड स्पिरिट ने पाला था और उसने कभी ब्लेस्ड लैंड से बाहर कदम नहीं रखा था, इसलिए उसका दिल बहुत इनोसेंट था। मैं तो जन्म से ही बेहद कुरूप था, लोगों की हंसी और तानों का शिकार। लेकिन सीनियर सिस्टर हमेशा मुझसे प्यार और अपनत्व दिखाती थी। धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं जन्म लेने लगीं। हमने ब्लेस्ड लैंड के सागर के किनारे खड़े होकर एक दूसरे की रक्षा करने और साथ रहने की कसम खाई। हम दोनों साथ कल्टिवेट करते थे और लाइफ और डेथ डोर में गहराई तक गए। वहां जाकर लाइफ गू और डेथ गू को पकड़ा। वो मेरे जीवन का सबसे सुखद समय था। मैंने सोचा था वो वक्त हमेशा रहेगा। पर एक दिन अर्थ कैलामिटी आई। लैंड स्पिरिट घायल हो गया और उसे हाइबरनेशन में जाना पड़ा। ब्लेसेड लैंड में एक छेद हो गया जो बाहर की दुनिया से जुड़ गया, और उसी रास्ते से एक दुष्ट आदमी अंदर आ गया। वो आदमी उस वक्त बुरी तरह घायल था। अगर मुझे पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो मैं उसे उसी समय मार देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे बचा लिया। उसने बताया कि उसका नाम शैंग है। उसके बाल खून जैसे लाल थे। उसकी जुबान बहुत मीठी थी और अपने मीठे शब्दों से उसने धीरे धीरे सीनियर सिस्टर को धोखे में ले लिया। उसका चेहरा भी मुझसे थोड़ा बेहतर था और उसने अपने सुंदर चेहरे का इस्तेमाल करके सीनियर सिस्टर का दिल जीत लिया। मेरी सीनियर सिस्टर सीधी सादी थी। वो उसके साथ बातें करके खुश होती थी और आखिर में तो उसने खुद ही उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। हमारे बीच कई बार झगड़े हुए, बार बार मनमुटाव हुआ। जब वो आदमी ठीक हो गया, मैं चाहता था उसे बाहर निकाल दूं और फिर से सीनियर सिस्टर के साथ अपनी पुरानी जिंदगी शुरू कर दूं। पर किसे पता था कि उसका दिल बदल चुका है। उसने हमारी ली हुई कसम तोड़ दी, मुझे घायल किया और उस दुष्ट के साथ भाग गई। मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने अपनी दया को कोसा जिसने मुझे ये मुसीबत दी। मुझे सीनियर सिस्टर चेंजियू से नफरत हुई कि उसने किसी और से प्यार कर लिया
और उससे भी ज्यादा नफरत उस दुष्ट आदमी से जिसने मेरी सब कुछ छीन लिया। जब मैं ठीक हुआ तो ब्लेस्ड लैंड छोड़कर सदर्न बॉर्डर में घूमने लगा उस जोड़ी को ढूंढने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आदमी कोई आम इंसान नहीं बल्कि शैंग क्लैन का नेता है। चौजियू यहीं रुक गया और फांग युआन की ओर देखा। फैंग युआन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे अपने पिछले जीवन की यादों से पहले ही इस पूरी कहानी का सच पता था, इसलिए वो जानता था चौजियू किसके बारे में बात कर रहा है। चौजियू ने फांग युआन की ठंडी प्रतिक्रिया देखकर एक मजबूर मुस्कान दी। लगता है तुम पहले ही समझ गए हो। हाँ, वो आदमी शांग क्लैन का मौजूदा नेता शांग यान फे है और मेरी सीनियर सिस्टर चेन जियू अब डॉक्टर सू शो के नाम से जानी जाती है। शांग क्लैन एक बहुत बड़ा क्लैन है जबकि मैं अकेला हूं। इन सालों में मैंने सदर्न बॉर्डर में घूम घूम कर उन दोनों पापियों से बदला लेने की कोशिश की, पर अफसोस अब मैं यहीं मरने वाला हूं और अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। फैंग युआन चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। उसने जमीन पर बैठे चौजियू की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। किलर गोस्ट डॉक्टर, तुम्हारी योजना तो वाकई शानदार थी। तुम्हारे कहे अनुसार शैडो सेक्ट में सिर्फ तुम और चेंजियू थे। अगर तुम मर जाओ तो मुझे लाइफ और डेथ डोर की जानकारी शांगयान फे और डॉक्टर सूशो से लेनी पड़ेगी। लेकिन वे इतनी आसानी से शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड के रहस्य क्यों बताएंगे? तब मुझे उनसे लड़ना पड़ेगा और चाहे जो जीते हर हाल में तुम्हें फायदा होगा। हा, लिटिल बीस्ट किंग, तुम वाकई सीधे सादे लेकिन बेहद चतुर इंसान हो। जो लोग सिर्फ चालें चलते हैं वो हमेशा छिपकर काम करते हैं, लेकिन तुम्हारी सोच गहरी है और काम करने का तरीका दबदबे वाला है। तुम वाकई वो फॉर्मिडेबल व्यक्ति हो जिसने अभी दुनिया को हिलाया नहीं है। हाँ, तुम सही हो, यही मेरी योजना थी। ये एक खुली चाल है और तुमने उसे पहचान लिया है। तो अब बताओ, क्या तुम अब भी उनसे शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड के बारे में जानकारी लोगे? किलर गोस्ट डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। फैंग युआन ने उस रैंक 5 गू मास्टर को थोड़ी देर तक देखा और फिर आह भरी, बिल्कुल लूंगा। लाइफ और डेथ डोर एक इमेमोरियल फॉरबिडन ग्राउंड थी, ठीक उसी तरह जैसे रिवर ऑफ टाइम। उस जगह पर कई अनोखे जीव रहते थे। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा रिवर ऑफ टाइम में था, तो लाइफ और डेथ डोर में भी निश्चित ही वैसे ही इमॉर्टल जू मौजूद होंगे। इतने बड़े फायदे को देखकर फैंग युआन का मन कैसे न डोले। इसलिए भले ही उसे चौजियू की चाल पता थी, वो फिर भी उसमें कूदने वाला था। चौजियू हंस पड़ा, उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। लिटिल बीस्ट किंग, तुम युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोगों में से एक हो और मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूं। काश मैं वो दिन देख पाता जब तुम उस पापी जोड़ी से टकराओगे। अफसोस, अब मैं वो देख नहीं पाऊंगा। हमारी शैडो सेक्ट का जीवन और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण अलग है। हम लाखों लोगों की भीड़ में मिले, ये जीवन का चमत्कार था। और अब मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण होगी, ये भी एक अद्भुत भाग्य है। शायद तुम वाकई नियति से जुड़े हो, शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड और लाइफ और डेथ डोर को खोजने के लिए। इसलिए मैं ये रहस्यमयी किस्मत तुम्हें सौंपता हूं। उम्मीद है तुम इसे समझ सकोगे। चौजियू अब शांत हो गया था। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जैसे उसने जीवन और मृत्यु दोनों को समझ लिया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, अब अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर इस दुनिया में कौन है जो हमेशा जीवित रह सकता है? कोई चाहे जितना भी लंबा जीवन पाले, अमरता तो एक अधूरी उम्मीद ही है। वो इमॉर्टल वेनरेबल हो या डीमन वेनरेबल, अंत में सब राख ही बन जाते हैं। छोटे बीस्ट किंग, मैं खुद ही अपनी जिंदगी खत्म करूंगा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। इतना कहकर उसने अपनी जुबान काट ली और वहीं खुदकुशी कर ली। खून की धार बह निकली और उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो गई। भविष्य में 4 महान डॉक्टर्स में से एक, ये गोस्ट डॉक्टर, इस तरह मर गया। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस गोस्ट डॉक्टर को मारने के बाद इतनी बड़ी जानकारी मिल जाएगी। शैडो सेक्ट की ब्लेस्ड लैंड, लाइफ एंड डेथ डोर, अगर मैं इन्हें काबू में कर लूं तो ये मेरी हुकूमत की जड़ बनेंगे। लगता है अब अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। हर वो जू मास्टर जिसने रैंक 5 तक कल्टिवेशन की थी, उसे जिंदा रहने की कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ा था। कोई भी आसान नहीं था। हर एक के पास अपनी किस्मत, अपने फायदे, अपने ट्रम्प कार्ड्स और अपने सीक्रेट्स थे। अब ब्लेस्ड लैंड में मौजूद सारे रैंक 5 गू मास्टर्स फांग युआन के हाथों नष्ट हो चुके थे। टाइमू बाई, वू गुई, कुमो, वू लानशान और चौजियू, ये सभी अपने अपने अंदाज में खास थे, मजबूत नींव और अपार शक्ति वाले। अगर अभी का फैंग युआन इनमें से किसी एक से अकेले भिड़ता तो कोई भी उसे आसानी से दबा देता। वो बिल्कुल भी उनके बराबर नहीं था। वो धीरे से बोला, तो डॉक्टर सू शो का असली नाम चेंजियू है और ये किलर गोस्ट डॉक्टर खुद को चौजियू कहता था। यानी ये दुश्मनी प्यार से जन्मी थी। अब समझ आया कि मेरी पिछली जिंदगी में वीटियन माउंटेन की लड़ाई में वो खुद क्यों वहां गया और खुद को उस तूफान में झोंक दिया, शांगयान फे को चुनौती दी और डॉक्टर सू शो का सामना किया।
फिर जब उसे कैदी बनाया गया तो उसने उसी वक्त पुराना राज खोल दिया और शांगयान फे ने उसे वहीं मार डाला। इन तीनों के बीच जो मोह, बैर, प्यार और नफरत का जाल था, फैंग युआन ने उसमें दखल देने की जरूरत नहीं समझी। क्या उसे चो जियू पर दया करनी चाहिए? लेकिन डॉक्टर सू शो का चुनाव भी अपनी जगह सही था। अमीरों को पसंद करना, गरीबों से नफरत, सुंदरता से प्रेम और कुरूपता से घृणा, ये दुनिया की आम बातें हैं। शांग यानफे सदर्न बॉर्डर का एक प्रसिद्ध हैंडसम आदमी था। उसकी तुलना में चोजियू तो जैसे दिन और रात का फर्क था। डॉक्टर सूशो को शुरू में चोजियू से इसलिए लगाव हुआ क्योंकि वो बहुत पवित्र थी और चोजियू पहला पुरुष था जिसे उसने देखा था। लेकिन जब वो शांग यानफे से मिली, उसकी नज़र खुल गई और उसने तुलना करना सीख लिया। इसके अलावा चेंजियू खुद भी सुंदरता की पूजा करने वाली थी। जब कोई मरीज उसके पास आता तो सबसे पहले वो उसके चेहरे को देखती। अगर कोई कुरूप होता तो इलाज से इनकार कर देती। अगर कोई सामान्य होता तो इलाज उसके मूड और फीस पर निर्भर करता। और अगर कोई सुंदर या हैंडसम होता तो तुरंत उसका इलाज करती और पैसे तक नहीं लेती। जब किसी ने उसे इस पर टोका तो उसने गर्व से जवाब दिया, तुम बदसूरत लोग, तुम्हारा जिंदा रहना ही इस दुनिया की सुंदरता को कलंकित कर रहा है। तुम्हें तो मर जाना चाहिए ताकि जीवन की सुंदरता बनी रहे। और जो सुंदर हैं, उनका तो हमें हर हाल में संरक्षण करना चाहिए। उसकी इस बात ने उस समय शांगक्लान सिटी में हलचल मचा दी थी। आखिर में शांग यानफे को खुद सामने आकर मामला शांत कराना पड़ा। डॉक्टर सूशो की स्थिति शांगक्लान सिटी में बहुत खास थी। जब फांग युआन और बाय निंग बिंग ने शांगक्लान सिटी में डॉक्टर सूशो को देखा था, तब भी उसका रवैया बहुत अलग था। वह फांग युआन से ठंडी और बेरुखी से पेश आई थी, जबकि बाय निंग बिंग के प्रति बेहद नरम और प्यारी थी। फैंग युआन ने धीरे से सोचा, खैर, चारों डॉक्टर्स के अपने अपने अजीब शौक हैं। किलर गोस्ट डॉक्टर और डॉक्टर सूशो को छोड़ो, ट्रैवलिंग डॉक्टर जिऊ जी खुद को बूढ़े भिखारी की शक्ल में बदलकर घूमता रहता है, और डिवाइन डॉक्टर शेंगशो एक ऐसा आदमी है जिसे सिर्फ मर्द ही पसंद है। वो सोचते हुए किलर गोस्ट डॉक्टर के सारे जियू निकालने लगा। चो जियू के पास बहुत सारे गू वर्म्स थे। ज्यादातर हीलिंग जू थे और कुछ मूवमेंट जू भी। उसके पास कोई रैंक 5 हीलिंग गू नहीं था, लेकिन उसके पास एक रैंक 5 मूवमेंट गू था, वॉप गू। यह वॉप गू बहुत अजीब आकार का था, जैसे कोई तली हुई मुरझाई रोटी हो। उसका गहरा सुनहरा शरीर 7-8 बार मुड़ा हुआ था, सिर शरीर के चारों ओर लिपटा था, आंखें और पंख टेढ़े मेढ़े थे। ऐसा लगता था जैसे उसके निर्माता ने उसे बस मनमाने ढंग से बना दिया हो। मगर यही विचित्रता उसके असली मालिक की शक्ल से मेल खाती थी। फैंग युआन ने उसे थोड़ी देर देखा और फिर संभाल कर रख लिया। फिर उसने 20 स्ट्रेंथ प्लेसेंटा ग्यू का उपयोग कर चो जियू की एपर्चर को निगल लिया। चो जियू की लाश को देखते हुए वो हंसा, चो जियू, तुम वाकई चालाक हो। अगर मेरी पिछली जिंदगी की यादें न होती तो मैं तुम्हारे झांसे में आ ही जाता। असल में चो जियू भले ही मर गया था, लेकिन उसके पास पुनर्जीवित होने का उपाय था। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में वीटियन माउंटेन की लड़ाई के बीच में उसकी गर्दन काट दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो अचानक फिर जिंदा हो गया। इससे राइचस और डिमोनिक दोनों रास्तों के लोग हैरान रह गए थे। असल में उसने रेमनेंट लाइफ ज्यू का इस्तेमाल किया था। यह एक रैंक 5 एक्सपेंडेबल ज्यू है, जिससे अगर किसी गू मास्टर का शरीर मौत के बाद भी सलामत रहे तो कुछ समय बाद वो खुद से फिर जिंदा हो सकता है। लेकिन अब चो जियू ब्लेस्ड लैंड में था और वहां हेवनली पावर के कारण रेमनेंट लाइफ गू की शक्ति दब गई थी। जैसे जैसे ब्लेस्ड लैंड टूटती जाएगी, उसका दबाव घटेगा और रेमनेंट लाइफ ग्यू फिर सक्रिय होकर उसे जिंदा कर देगा। चो जियू ने जानबूझकर फांग युआन को चापलूसी कर यह दिखाया कि वो निडर होकर मौत का सामना कर रहा है, ताकि फैंग युआन उसके मरने के बाद उसके शरीर को नुकसान न पहुंचाए। असल में फैंग युआन लाशों को छेड़ने की आदत नहीं रखता था, लेकिन उसने ठंडी आवाज में कहा, पर आज तुम्हारे लिए मैं एक अपवाद बनाऊंगा। उसने बेरहमी से हमला किया और चो जियू की लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर कुछ देर रुककर भी उसे संतोष नहीं हुआ तो उसने उस खून और मांस के ढेर को जला दिया। एक झटके में उसकी हथेली हिली, राख उड़कर चारों तरफ बिखर गई। वो जोर से हंसा, चो जियू, अगर अब भी तुम जिंदा हो गए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बहुत बड़े खिलाड़ी हो। हा हा हा। ये था 48th राउंड। वुशेन टोंग ने मन ही मन गिनती करते हुए सोचा। वह वू क्लैन से था, जो सदर्न बॉर्डर का नंबर 1 सुपर क्लैन था। उनका आधार बहुत गहरा था और वे राइचस पाथ के सुप्रीम ओवरलॉर्ड माने जाते थे। वुशेन टोंग उसी क्लैन का एक हेविली नर्चर्ड एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर था। उसकी एनस्लेवमेंट की समझ पर कोई शक नहीं कर सकता था। वुशेन टोंग का नाम सुनने में बहुत दबदबे वाला लगता था, लेकिन असल में वो एकदम दुबला पतला, पीली त्वचा वाला और बीमार सा दिखने वाला आदमी था। असल में कभी उसका शरीर बहुत अच्छा था, चौड़े कंधे और पतली कमर, एकदम परफेक्ट शरीर था।
लेकिन एक लड़ाई के दौरान उसे लॉन्ग किंग तियन के जेड स्काईग्यू पॉइजन ने प्रभावित कर दिया। उसने डिवाइन डॉक्टर शेंगशो से इलाज करवाया। डिवाइन डॉक्टर शेंगशो ने उसके सीने पर हाथ रखकर गहरी नज़रों से देखा और कहा, तुम बहुत देर से आए हो। ग्यू पॉइजन तुम्हारी हड्डियों तक उतर चुका है। मैं तुम्हारी जान और तुम्हारा कल्टिवेशन तो बचा सकता हूं, लेकिन ये जहर अब निकल नहीं सकता। आगे से तुम्हें समय समय पर मेरे पास आना होगा। मैं हर बार तुम्हारा जहर निकालता रहूंगा। इसी जेड स्काईग्यू पॉइजन की वजह से वू शेनटोंग दिन ब दिन कमज़ोर और दुबला होता गया और आखिर में उसकी ये हालत हो गई। अब पता नहीं मेरा अगला ओपोनेंट कौन होगा। वू शेनटोंग धुंध में चलता हुआ सोच रहा था। उसकी नज़रें गंभीर थीं। थोड़ी देर पहले ही उसने 3 रास्तों में से सामने वाला रास्ता चुना था। किंग क्वान इनहेरिटेंस के बाद के हिस्सों में अलग अलग विकल्प आते थे। ज्यादातर गू मास्टर सुरक्षा के लिए कुत्तों के समूह से लड़ाई चुनते थे और किसी गू मास्टर से तभी लड़ते जब मजबूरी होती, क्योंकि चाहे कुत्तों का झुंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वे आखिर बीस्ट ही थे। और जब किसी जू मास्टर के नियंत्रण में होते तो कमजोर समूह भी बेहद खतरनाक साबित हो सकते थे। लेकिन वू शेनटोंग ने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। जब भी उसे मौका मिलता कि वो किसी दूसरे गू मास्टर से लड़े, वो कभी दूसरा रास्ता नहीं चुनता था। एनस्लेवमेंट पाथ के मामले में मैं सदर्न बॉर्डर में टॉप टियर पर हूं। इस संचा माउंटेन में तो लगभग सबसे बेहतर हूं। बस 2 लोग हैं जो मुझे चुनौती दे सकते हैं। एक है वू गुई, क्योंकि वो रैंक 5 जू मास्टर है जिसने कभी एनस्लेवमेंट पाथ पर चलना शुरू किया था। लेकिन एनस्लेवमेंट पाथ में बहुत संसाधन लगते हैं, इसलिए उसने बीच में ही रास्ता बदल दिया। दूसरा है झांग सांसान, जो सचमुच का एनस्लेवमेंट गू मास्टर है, पर उसका कल्टिवेशन मुझसे कम है। एनस्लेवमेंट पाथ में वू शेनटोंग को बहुत बड़ा एडवांटेज था। वरिष्ठता में भी झांग सांसान उससे छोटा था। इसलिए इस किंग क्वान इनहेरिटेंस में अगर उसे वू गुई से सीधा भी लड़ना पड़ जाए, उसे कोई डर नहीं था। इतनी ताकत होने के बाद उसका लक्ष्य साफ था, अपने ओपोनेंट्स को खत्म करना और एक एक करके सारे प्रतिद्वंद्वियों को हटाना। आखिर में वही अकेला बचेगा और पूरे किंग क्वान इनहेरिटेंस को निगल जाएगा। यही थी वू शेनटोंग की चालाकी। अगर मैं गिनूं तो अगला ओपोनेंट मेरा 23वां होना चाहिए। हा, उसकी बदकिस्मती है कि वो मुझे चुनौती देने आ गया। वू शेनटोंग ने मन में मुस्कुराते हुए कदम रोक लिए। उसके पास उसके ग्रुप डॉग्स खड़े थे जो हर दिशा में उसकी रक्षा कर रहे थे। वो धुंध के पार देख रहा था। तभी सामने की धुंध से कुछ कुत्ते निकले, हरे और बैंगनी रंग के, जिनकी खाल सड़ चुकी थी। ओह, कॉर्प्स डॉग्स। वू शेनटोंग हल्का सा हंसा। वो जानता था कि ये कुत्ते इनहेरिटेंस की शुरुआत में बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये कुत्ते लाशें खाकर अपनी चोटें भर सकते हैं। लेकिन बाद के हिस्सों में ये कॉर्प्स डॉग्स कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि वे लाइटनिंग सिंबल डॉग्स जितने तेज नहीं होते, स्टील आर्मर डॉग्स जितने मजबूत नहीं होते और क्रिसांथेमम अकीता डॉग्स जितने संगठित भी नहीं होते। सिर्फ आधे अधूरे एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स ही इन बेकार कॉर्प्स डॉग्स को पसंद करते हैं। अलग अलग रास्तों का फर्क आसमान जमीन का होता है। जिनके पास दशकों का अनुभव नहीं, वे एनस्लेवमेंट पाथ का असली मतलब क्या समझेंगे। वू शेनटोंग ने उन जू मास्टर्स के बारे में सोचकर तिरस्कार से हंसा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, क्योंकि धुंध के भीतर से लगातार कॉर्प्स डॉग्स निकलते जा रहे थे। इनकी संख्या तो काफी ज्यादा है। लगता है जीतने के लिए मुझे थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसने मन में सोचा। लेकिन तुरंत ही कॉर्प्स डॉग्स के साथ अलग अलग तरह के कुत्ते भी दिखाई देने लगे। अरे, क्रिसांथेमम अकीता डॉग्स भी हैं। इनकी संख्या भी कुछ ज्यादा है। इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति एनस्लेवमेंट पाथ में कुछ समझ रखता है। वू शेनटोंग ने हल्के से सिर हिलाया। क्रिसांथेमम अकीता डॉग्स और कॉर्प्स डॉग्स का मिश्रण, संख्या तो काफी है, लेकिन इनका फॉर्मेशन बहुत कमजोर है। मैं बस कुछ डॉग किंग्स को आगे भेज दूं तो ये झुंड तुरंत बिखर जाएगा। मुझे बस थोड़ा जोर लगाना होगा और मैं आसानी से जीत जाऊंगा। सामने वाले के पास हेज डॉग्स भी हैं। धुंध के अंदर से वू शेनटोंग ने देखा कि अब हेज डॉग्स भी निकल रहे हैं। ये कुत्ते अपने पूरे शरीर पर नुकीले कांटों से भरे थे। इन्हें मारना अपने आप को घायल करना था। अगर स्टील आर्मर डॉग्स को सबसे टफ कहा जाए तो हेज डॉग्स टफ होने के साथ साथ खतरनाक भी थे। इन्हें खत्म करने के लिए गले छिद जाने तक तैयार रहना पड़ता था। इतने सारे हेज डॉग्स। लगता है इस व्यक्ति की किस्मत काफी अच्छी है जो इतना बड़ा झुंड इकट्ठा कर सका। काश मुझे भी ऐसी किस्मत मिलती। वू शेनटोंग ने एक गहरी सांस ली और तुरंत अपनी बैटल स्ट्रैटेजी बदल दी। सामने वाले के पास हेज डॉग्स हैं तो मैं स्टील आर्मर डॉग्स को आगे रखूंगा और लाइटनिंग सिंबल डॉग से दोनों तरफ से घेरूंगा। जैसे ही लड़ाई शुरू होगी, स्टील आर्मर डॉग्स सीधे अंदर घुसेंगे और लाइटनिंग सिंबल डॉग्स किनारों से हमला करेंगे। इस तरह मैं आसानी से जीत हासिल कर लूंगा। धुंध से जब वो हेज डॉग्स निकल आए, उसके थोड़ी ही देर बाद आसमान से जैसे बिजली गिर पड़ी। एक के बाद एक लाइटनिंग सिंबल डॉग्स धुंध के अंदर से निकलने लगे।
वू शेनटोंग का चेहरा गंभीर हो गया। इन कुत्तों के झुंड का आना इस बात का इशारा था कि उसकी पुरानी रणनीति अब काम नहीं करेगी। वजह ये थी कि सामने वाला अब ऐसे कुत्ते रखता था जिनकी रफ्तार बिजली जैसी थी, जैसे ये लाइटनिंग सिंबल डॉग्स। वो आसानी से उसकी चाल पलट सकते थे, उसे पीछे से घेर सकते थे। वो दांत भींचकर बोला, सोचा नहीं था कि उनके पास भी लाइटनिंग सिंबल डॉग्स होंगे, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में। जैसे जैसे धुंध साफ होती जा रही थी, उसकी नज़र के सामने और भी ज्यादा बिजली जैसे कुत्ते प्रकट हो रहे थे। वू शेनटोंग का चेहरा अब कुरूप पड़ गया था। वो मन ही मन सोचने लगा, इतने सारे कुत्ते, ये तो किस्मत की बात नहीं हो सकती। सामने वाला भी जरूर कोई अनुभवी एनस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर है। उसकी क्षमता मुझसे कम नहीं, बल्कि मेरे लिए खतरा बन चुकी है। कौन हो सकता है? वू गुई या ज़ांग सनसन? जो भी हो, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अब मुझे तुरंत अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। अच्छा है, मेरे पास अभी भी एक टोकन है। ये सोचकर उसका दिल थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी कुत्तों की टोली पर नजर डाली। जमीन पर लगभग 120 कुत्ते बैठे थे। ये सभी कुत्ते आकार में बहुत बड़े थे, आम कुत्तों से 2 गुना। उनके पंजे तेज थे, पीठ चौड़ी और मजबूत थी, और उनका चेहरा कुछ कुछ शेर जैसा दिखता था। ये थे हेवी टाई डॉग्स। इनकी रक्षा शक्ति स्टील आर्मर डॉग्स के बराबर थी। एकता में ये क्रिसैंथेमम अकीटा डॉग्स की तरह थे। वू शेनटोंग मन में सोचने लगा, इस किंगक्वान इनहेरिटेंस में 100 तरह के कुत्ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही मुख्य झुंड में काम के हैं। हेवी टाई डॉग उन्हीं में से एक है। लाइटनिंग सिंबल डॉग, क्रिसैंथेमम अकीता डॉग और स्टील आर्मर डॉग बहुत ज्यादा विशेष हैं, लेकिन उनकी कमजोरियां भी साफ हैं। सिर्फ हेवी टाई डॉग ऐसा है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। जितने ज्यादा होंगे, उतनी ही ज्यादा उनकी युद्ध शक्ति। वो अपने हेवी टाई डॉग्स को देख संतुष्ट हुआ। इन कुत्तों को मैंने बहुत मेहनत से बचाकर रखा था। आम लड़ाइयों में कभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ इसी वक्त के लिए। वो मुस्कराया, लगता है ये लड़ाई कठिन होगी, लेकिन जब मैं इन हेवी टाई डॉग्स को छोड़ूंगा तो सामने वाला जरूर चौंक जाएगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी चेहरे पर जम गई। धुंध के उस पार से हेवी टाई डॉग्स वहां भी निकल आए। वो हक्का बक्का रह गया। सामने वाले के पास भी हेवी टाई डॉग्स हैं? सही कहा, वो भी कोई माहिर इंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर है। हेवी टाई डॉग्स की ताकत जानता है, तभी उसने भी कुछ पाले होंगे। जैसे जैसे धुंध और साफ हुई, हेवी टाई डॉग्स की संख्या बढ़ती गई। वू शेनटोंग की आंखें सिकुड़ गईं, माथे की लकीरें गहरी हो गईं। इतने सारे, उनके पास इतने हेवी टाई डॉग्स कैसे हैं? जो चीज़ वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था, अब वही उसकी कमजोरी बन गई थी। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसने धुंध के भीतर देखा। वहां एक राजा जैसा कुत्ता था, विशाल दबदबे वाला। वो चौंक उठा। हेवी टाई डॉग किंग। सामने वाले के पास हेवी टाई डॉग किंग है। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि अगर किसी झुंड में डॉग किंग हो तो उसकी युद्ध शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और वू शेनटोंग के पास खुद कोई डॉग किंग नहीं था, इसलिए उसके कुत्ते अब दब जाएंगे। उसकी ट्रम्प कार्ड की कोई कीमत नहीं बची थी। उसने धीरे से कहा, अब ये लड़ाई बहुत कठिन होगी, बहुत ज्यादा। कौन है वो? वू गुई या ज़ांग सनसन? ज्यादा संभावना है वू गुई की ही होगी। अब उसका आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगा चुका था। वो सोचने लगा, सामने वाले के कुत्ते मेरे झुंड से ज्यादा हैं, मैं शायद हार जाऊं। और अगर किसी तरह जीत भी गया तो इतनी हानि होगी कि आगे लड़ नहीं पाऊंगा। उसके दिल में पछतावा घर कर गया। पर बात यही नहीं रुकी। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे दिमाग सुन्न पड़ गया हो। मुंह अपने आप खुल गया। वो अविश्वास में घूरता रह गया, क्योंकि धुंध से सिर्फ हेवी टाई डॉग्स ही नहीं निकल रहे थे, बल्कि ग्रीन ह्यूआ डॉग्स, स्मोक सॉन्ग डॉग्स, लाइट हैंग डॉग्स और स्टार हैंग डॉग्स भी आ रहे थे। ग्रीन ह्यूआ डॉग्स, जिनका पूरा शरीर हरे रंग की चमकदार स्केल से ढका था, बेहद गरिमामय दिखते थे। स्मोक सॉन्ग डॉग्स, जिनकी नाक और मुंह से धुआं निकलता था, बहुत ज्यादा विद्रोही स्वभाव वाले। लाइट हैंग डॉग्स, सफेद रोयों वाले, शांत और उज्ज्वल। स्टार हैंग डॉग्स, लंबे और पतले शरीर वाले, जिनका अंदाज ही अलग था। वू शेनटोंग जोर से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? ग्रीन हुआ, स्मोक सॉन्ग, लाइट हैंग और स्टार हैंग, ये चारों अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। इन्हें एक साथ 5 ग्रेट माउंटेन डॉग्स कहा जाता है, और ये मिलकर एक महान फॉर्मेशन बना सकते हैं। आखिर उनके पास इतने सारे कुत्ते आए कहाँ से? पर उसका सबसे बड़ा सदमा तो अभी बाकी था। सामने वाले के पास न सिर्फ इन सभी जातियों के कुत्ते थे, बल्कि उनके अपने अपने डॉग किंग्स भी थे। वो बड़बड़ाने लगा, आखिर ये है कौन? इतने सारे डॉग किंग्स उसके पास कैसे हो सकते हैं? क्या मैं किसी इल्यूजन में हूं? धुंध में से लगातार कुत्ते निकलते जा रहे थे। ये नज़ारा वू शेनटोंग के मानसिक संतुलन को तोड़ने लगा। अब तुलना नामुमकिन थी। वो सोच रहा था,
हम दोनों की तुलना ऐसे है जैसे कोई दानव किसी बच्चे से लड़े। अब उसके अंदर लड़ने की कोई इच्छा नहीं बची थी। वो जानता था अब कोई उम्मीद नहीं। सामने वाला बस हाथ हिलाएगा और उसके कुत्तों का झुंड मुझे निगल जाएगा। चाहे मेरी चाल कितनी भी अच्छी हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ताकत में जो फर्क है वो कला से पूरा नहीं किया जा सकता। वो गुस्से और डर से कांपने लगा। कौन है वो? क्या कोई रैंक 5 एंस्लेवमेंट पाथ गू मास्टर सांचा माउंटेन पर आ गया है? नामुमकिन। और अगर सच में रैंक 5 भी है तो भी इतने बड़े कुत्तों का झुंड कैसे हो सकता है? मुझे देखना ही होगा वो कौन है। उसने अपना टोकन कसकर पकड़ा और धुंध में देखने लगा। धीरे धीरे धुंध के अंदर से एक आकृति प्रकट हुई। वो घबराकर बोला, आखिरकार तूने अपनी असली पहचान दिखा दी। उसके माथे पर पसीना झरने लगा। उसी वक्त हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजी, स्वूश, और अगले ही पल फैंग युआन उसके पीछे प्रकट हो गया। वू शेनटोंग को आभास हुआ और वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि फैंग युआन ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और दबा दिया। Splat! उसका सिर फट गया। वो मर चुका था। धुंध के उस पार से बाई निंगबिंग आराम से बाहर आई। उसने जम्हाई लेते हुए कहा, कितने राउंड बाकी हैं? वो फैंग युआन की ओर देखकर बोली, जैसे अभी अभी नींद से उठी हो। बाकियों को एक एक राउंड पार करने के लिए दिमाग खपाना पड़ता था, कई योजनाएं बनानी पड़ती थीं। वू शेनटोंग और वू गुई जैसे लोगों को भी बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाना होता था। लेकिन लैंड स्पिरिट की मदद से बाई निंगबिंग को बस आगे बढ़ते जाना था। बेचारा वू शेनटोंग, जो एक ग्रैंड रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर था, वो तो आखिर तक बाई निंगबिंग की झलक तक नहीं देख पाया। जहां तक फैंग युआन के आने की बात थी, बाई निंगबिंग को जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि लैंड स्पिरिट ने पहले ही उसे बता दिया था। असल में ये दोनों की आपसी समझ थी। फैंग युआन को वू शेनटोंग की एपर्चर चाहिए थी, जबकि बाई निंगबिंग को उसकी एंस्लेवमेंट पाथ वाली गू वर्म्स और उसके इकट्ठे किए हुए डॉग ग्रुप्स की जरूरत थी। वू शेनटोंग की मौत के साथ ही उसके सारे डॉग बीस्ट्स बाई निंगबिंग के नियंत्रण में आ गए, जिससे उसकी विशाल डॉग आर्मी में 10% का इजाफा हो गया। इतनी बड़ी डॉग ग्रुप को देखकर फैंग युआन ने खुशी से सिर हिलाया और बोला, तुम्हारी डॉग बीस्ट्स आर्मी अब एक मजबूत शुरुआती फॉर्मेशन बन चुकी है। इस 3 किंग इनहेरिटेंस में इस झुंड के साथ तुम आसानी से आखिरी राउंड तक पहुंच सकती हो। याद रखना, आखिरी कुछ राउंड्स में तुम्हें लायन मैस्टिफ्स का बड़ा समूह मिलेगा। ये लायन मैस्टिफ्स सब म्यूटेटेड बीस्ट्स हैं और 5 बड़े पहाड़ी कुत्तों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। ये किंग क्वान के ट्रम्प कार्ड्स थे। इनके अलावा वहां 2 डॉग एम्परर्स भी हैं, प्राचीन म्यूटेटेड बीस्ट्स जो आम म्यूटेटेड बीस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। पुराने समय में ये किंग क्वान के बाएं और दाएं हाथ कहलाते थे। हर एक की ताकत रैंक 5 गू मास्टर के बराबर थी। तुम्हें इन्हें काबू करना ही होगा। बाई निंगबिंग ने सिर हिलाया और आगे के राउंड्स की ओर बढ़ गई। लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन से कहा, तुम सचमुच भविष्य से आए व्यक्ति हो, जिसने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की मदद से अतीत में वापसी की है। तुम्हें 3 किंग इनहेरिटेंस की पूरी जानकारी है। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि इमॉर्टल एसेंस पोशंस लगभग खत्म हो चुके हैं। अब ये सिर्फ 2 और लोगों को मारने के लिए काफी होंगे। बताओ, अगला कौन होगा? फैंग युआन ने बिना किसी हिचक के कहा, ज़ांग सैनसान। इस समय 20 प्लेसेंटा ग्यू की एप्टीट्यूड बढ़कर 89% हो चुकी थी और वो एक चमकते रत्न जैसी लग रही थी। पहले जो वो गंदे मिट्टी जैसे आकार में थी, अब उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अब अगर वो 2 और रैंक 4 गू मास्टर्स को मार दे तो एप्टीट्यूड ठीक 90% तक पहुंच जाएगी। दूसरी एपर्चर की एप्टीट्यूड गू मास्टर की पहली एपर्चर से ज्यादा नहीं हो सकती। फैंग युआन की पहली एपर्चर ए ग्रेड की थी 90%। इसलिए दूसरी एपर्चर जीयू की सीमा भी 90% तक ही रह सकती थी। अगर वो इसे 99% तक भी बढ़ा लेता तो भी उपयोग के समय फैंग युआन को सिर्फ 90% ही मिलता। बाकी 9% एप्टीट्यूड व्यर्थ चली जाती। हाँ, अगर भविष्य में फैंग युआन अपनी पहली एपर्चर की एप्टीट्यूड बढ़ा ले तो दूसरी एपर्चर अपने आप और ऊपर जा सकती है। ज़ांग सैनसान सिर्फ एक रैंक 4 अपर स्टेज गू मास्टर था, यी हुओ और कॉन्गरी तियान जैसे लोगों से एक स्तर नीचे। लेकिन फैंग युआन की नज़र में वो सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि वो एंस्लेवमेंट पाथ का ऐसा गू मास्टर था जो वू शेनटोंग और वू गुई के बाद तीसरे नंबर पर आता था। फैंग युआन ने मन ही मन योजना बनाई, बाई निंगबिंग आखिरकार एंस्लेवमेंट पाथ की गू मास्टर नहीं है। उसे इन डॉग ग्रुप्स को कमांड करने का कोई अनुभव नहीं। आगे चलकर जब इतने सारे डॉग बीस्ट्स को संभालना पड़ेगा तो उसका कंफ्यूज होना लाजमी है। गड़बड़ी न करे, बस यही बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे उससे ये उम्मीद नहीं रखनी कि वो युद्ध को संभाल लेगी। बस मुझे चाहिए कि वो एक बड़ा बैटल फॉर्मेशन बनाए, मेन हॉल की रक्षा करे और शांति से इंतजार करे। इस तरह वो उसकी कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकेगी। लेकिन ऐसा बैटल फॉर्मेशन बहुत कठोर होगा।
अगर किसी कुशल एन्स्लेवमेंट पाथ एक्सपर्ट से उसका सामना हो गया तो स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाएगी। उदाहरण के लिए वू शेनटोंग और वू गुई जैसे लोग बस छोटे से कुत्तों के दल को भेजकर कई बार हमला करवाते, स्थिति का अंदाजा लगाते और फिर बार बार उन्हें फुसलाकर भेजते रहते, जिससे उसकी फॉर्मेशन में गड़बड़ी होती और रक्षा कवच में एक दरार बन जाती। फैंग युआन को उस वक्त रिफाइंड गू पर पूरा ध्यान देना होगा। लैंड स्पिरिट भी बहुत कमजोर हो जाएगी। ऐसे में पूरी रक्षा उन्हीं कुत्तों के झुंड पर निर्भर होगी। इसलिए फैंग युआन चाहता था कि वो पहले ही उन एन्स्लेवमेंट पाथ गू मास्टर्स को खत्म कर दे जो सबसे बड़ा खतरा बन सकते थे। कुछ समय बाद फैंग युआन ने यांग सनसन को भी बड़ी आसानी से मार गिराया। जब वू गुई और वू शेनटोंग जैसे लोग उसके हाथों मारे जा चुके थे तो यांग सानसान कहाँ बच पाता। लेकिन उसकी मौत से फैंग युआन को एक अप्रत्याशित इनाम मिला। यांग सानसान की एपर्चर से उसे एक रैंक 5 स्लेवरी गू मिली। स्लेवरी गू रैंक 1 से लेकर रैंक 5 तक होती हैं। इन्हें अगर किसी पर प्रयोग किया जाए तो वो ज्यू मास्टर पूरी तरह नियंत्रण में आ जाता है। रैंक 5 एन्स्लेवमेंट ग्यू से रैंक 5 ग्यू मास्टर तक को नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए ये बेहद कीमती और दुर्लभ होती हैं। पुराने समय में चिंगमाओ माउंटेन पर गुयुए क्लैन के चौथी पीढ़ी के क्लैन लीडर ने फ्लावर वाइन मंक से भीषण युद्ध किया था। हारने के बाद उसने दया की भीख मांगी और कहा कि वो स्लेवरी ज्यू के जरिए उसका सर्वेंट बनने को तैयार है। लेकिन जैसे ही फ्लावर वाइन मंक ने उस पर भरोसा किया, चौथी पीढ़ी के क्लैन लीडर ने मौका देखकर पलटवार किया और फ्लावर वाइन मंक चिंगमाओ माउंटेन पर पछताते हुए मर गया। फैंग युआन ने सोचते हुए कहा, नामी गू मास्टर्स को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यांग सानसान भी एन्स्लेवमेंट पाथ का गू मास्टर था, तो ये आश्चर्य की बात नहीं कि उसके पास एन्स्लेवमेंट गू थी। उसने अब तक इसका प्रयोग नहीं किया था क्योंकि वो किसी बड़े मौके की प्रतीक्षा कर रहा था, किसी रैंक 5 एक्सपर्ट को नियंत्रण में लेने के लिए। आखिर अगर रैंक 5 स्लेवरी गू को रैंक 4 गू मास्टर पर उपयोग करता तो ये उसकी बड़ी हानि होती। इतना सोचकर फैंग युआन मुस्कुराया। बीस्ट प्लेसेंटा गू की एप्टीट्यूड अब लगभग 90% तक पहुंच चुकी थी, बस एक और हत्या बाकी थी। इमॉर्टल एसेंस पोशंस अब समाप्त हो चुके थे, इसलिए फैंग युआन सिर्फ एक और व्यक्ति को मार सकता था। इस एन्स्लेवमेंट ज्यू की मदद से मैं किसी एक पर्सन को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर पहले से पता होता कि उस यांग सानसान के पास ऐसा ग्यू है तो मैं सबसे पहले उसे मार देता और फिर इस एन्स्लेवमेंट ग्यू से किसी रैंक 5 गू मास्टर को अपना बना लेता। फैंग युआन को थोड़ी पछतावा महसूस हुई। अगर उसने इस गू को टाइम यू बाई पर इस्तेमाल किया होता तो वो उसके रिफाइनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता। यहां तक कि अगर टाइम यू बाई नहीं भी होता तो वू गुई, कूमो, वू लानशान या चोजियू भी बहुत अच्छे विकल्प थे। लेकिन अब वे सब मर चुके थे। फैंग युआन के पास अब बस इतना ही बचा था कि वो किसी रैंक 4 गू मास्टर को अपने वश में करे। लेकिन रैंक 5 एन्स्लेवमेंट गू का रैंक 4 गू मास्टर्स पर इस्तेमाल करना ऐसा था जैसे बैल काटने वाले छुरे से मुर्गी काटना, पूरी तरह से उसकी कीमत बर्बाद करना। फिर भी भले ही रैंक 5 एन्स्लेवमेंट गू बहुत कीमती था और उसका यूं इस्तेमाल करना व्यर्थ लगता था, फैंग युआन ने तय किया कि वो इसे इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जब वो सेकेंड एपर्चर ग्यू रिफाइन करेगा तो उसे बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा और उस समय उसके साथ एक रैंक 4 ग्यू मास्टर होना उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन सवाल ये था कि इतने सारे रैंक 4 ग्यू मास्टर्स में से वो किसे अपने अधीन करे। यी हुओ, कॉन्ग रिटियान, लॉन्ग चिंगटियान, यी चोंग, ली फेले, ताओजी, फेंग टियानयू, यानजून, ली शियान, हु में टाई क्लान के 4 बूढ़े मास्टर, टाई रुओनान और कई अन्य। कोई ताकतवर था, कोई चालाक, कोई बहुत ही निर्दयी, कोई बहादुर, कोई लॉन्ग रेंज अटैक में माहिर था, कोई तेज गति से चलने वाला, कोई हीलिंग में श्रेष्ठ, कोई धनवान था तो कोई के पास बड़े संबंध थे। हर चुनाव के अपने परिणाम थे। फैंग युआन के मन में बिजली की तरह विचार दौड़ने लगे। काफी देर सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया। बस वही सही रहेगा। लैंड स्पिरिट, मुझे वहां ले चलो, फैंग युआन ने बिना झिझके कहा। करीब 3 मिनट बाद फेंग टियानयू उसके सामने घुटनों के बल झुककर बोला, ये सबॉर्डिनेट फेंग टियानयू अपने मास्टर को प्रणाम करता है। फेंग टियानयू, जब तुम रैंक 3 पर थे तब भी रैंक 5 गू रिफाइन कर सकते थे। भले ही वो रैंक 5 जीयू आधे दिन में नष्ट हो गया था, लेकिन उसी से तुम्हारी ख्याति पूरे सदर्न बॉर्डर में फैल गई थी। मगर अब हालात बदल गए हैं। तुम्हारा क्लैन पतन की कगार पर है। तुम वो युवा क्लैन लीडर नहीं रहे जिसके पास अनंत संभावनाएं थीं। फैंग युआन ने उसे ठंडे स्वर में देखा और बोला। फेंग टियानयू ने सिर उठाया, लॉर्ड जैसा मास्टर मिलना ये सबॉर्डिनेट के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। अच्छा है कि तुम ये समझते हो। अब आगे तुम्हें मेरी निर्देशानुसार बाकी राउंड्स पार करनी होंगी। किंग शिन इनहेरिटेंस में अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू है, उसे मेरे लिए लाना, फैंग युआन ने आदेश दिया। जी मास्टर, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा,
फेंग टियानयू ने तत्परता से उत्तर दिया। एनस्लेवमेंट गू के प्रभाव में आने के बाद वो पूरी तरह फेंग युआन का वफादार गुलाम बन चुका था। फेंग युआन को फेंग टियानयू पर भरोसा था। वो न केवल सदर्न बॉर्डर का प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली रिफाइनमेंट पाथ का ग्रैंड मास्टर था, बल्कि अपनी पिछली जिंदगी में किंग सिन इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा लाभार्थी भी वही था। फेंग युआन की स्मृतियों में अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू उसी को मिला था। लेकिन अब इस नए जीवन में फेंग युआन न केवल अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू प्राप्त करेगा, बल्कि उसके मूल मालिक को भी अपना सबॉर्डिनेट बनाएगा। फेंग टियानयू को लैंड स्पिरिट मार्गदर्शन देगा तो उसके लिए किंग सिन इनहेरिटेंस को पार करना कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह मेरे पास 3 किंग्स इनहेरिटेंस में से 2 आ चुके हैं। लेकिन ये भी फेंग युआन के चयन का मुख्य कारण नहीं था। असल वजह यह थी कि फेंग टियानयू रिफाइनमेंट पाथ में जन्मजात प्रतिभाशाली था। क्योंकि फेंग युआन पहली बार सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करने जा रहा था, और ऐसे ग्रैंड मास्टर का साथ मिलना उसके लिए गू रिफाइनमेंट में बहुत बड़ा सहारा साबित होगा। फेंग टियानयू को अपने अधीन करने के बाद फेंग युआन ने अब ये सोचना शुरू किया कि आगे उसे किसे मारना चाहिए। किसे मारे? उसका पहला विचार यी हुओ की ओर नहीं गया, न ही हू में ईआर या ताओ जी की ओर, बल्कि टाई रुओ नन की ओर गया। टाइमू बाई की तरह फेंग युआन ने टाई रुओ नान की प्रतिभा को भी बहुत महत्व दिया था। ऐसी प्रतिभाशाली लड़की जो कई कठिन परीक्षाओं से गुजर चुकी थी, अगर उसे आगे बढ़ने दिया गया तो भविष्य में वो बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी। वो तो यी हुओ और बाकी सबसे भी ज्यादा डरावनी थी। लेकिन समस्या ये थी कि इस समय टाई रुओ नान से होने वाला खतरा यी हुओ कॉन्ग री टियन जैसे गू मास्टर्स से कम था। अगर फेंग युआन सेकंड एपर्चर गू रिफाइन करने से पहले यी हुओ को मार देता तो ये उसके लिए अधिक सहायक होता। तो क्या वी हुओ को मारा जाए ताकि रिफाइनिंग के दौरान सुरक्षा रहे, या टाई रुओ नान को जड़ से मिटाया जाए ताकि भविष्य का खतरा टले? उसी समय लैंड स्पिरिट की आवाज आई, बुरा हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या? फेंग युआन चौंका, क्योंकि लैंड स्पिरिट के स्वर में घबराहट साफ झलक रही थी। एक रैंक 4 गू मास्टर ने ब्लेस्ड लैंड के एक कमजोर हिस्से को ढूंढ निकाला है। वो हिस्सा अर्थ कलामिटी से बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए वहां की हेवनली पावर सबसे कमजोर है, और गू मास्टर्स वहां एक जीव का प्रयोग कर सकते हैं। अब वो वहां अपने रैंक 5 जीव का इस्तेमाल कर रहा है ताकि पूरे इलाके में जहर फैला सके। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो करीब 8 मिनट में वो ब्लेस्ड लैंड को बाहर की दुनिया से जोड़ देगा और उसमें छेद कर देगा। फेंग युआन ने तुरंत ही स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। अपनी पिछली जिंदगी में वो रैंक 6 जीव इमॉर्टल रह चुका था और उसके पास खुद का ब्लेस्ड लैंड था, इसलिए वो जानता था कि इसका मतलब क्या है। अगर ब्लेस्ड लैंड में कोई छेद हो जाए और वो बाहरी दुनिया से जुड़ जाए तो इमॉर्टल एसेंस की खपत दोगुनी हो जाती है। अगर उसे समय पर रोका और सुधारा न जाए तो वो छेद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आखिर में विंड्स ऑफ एसिमिलेशन को आकर्षित करेगा, और जैसे ही विंड्स ऑफ एसिमिलेशन चलने लगे पूरा ब्लेस्ड लैंड नष्ट हो जाएगा। मैंने पहले ही ऐसे ज्यादातर हिस्सों को काटकर अलग कर दिया है जिनमें छेद बन चुके थे, लेकिन 3 जगहें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और अफसोस, इस व्यक्ति की किस्मत इतनी अच्छी निकली कि वो उन्हीं में से एक जगह पर पहुंच गया और उसे उस छेद का भी पता चल गया। पूरी स्थिति देख लो। लैंड स्पिरिट ने गहरी सांस ली। फेंग युआन के सामने एक दृश्य उभर आया। उस दृश्य में एक जू मास्टर दिखाई दिया जो गहरे नीले रंग का लबादा पहने हुए था। उसका शरीर पतला था और नजरें बहुत ही ठंडी। वो कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग चिंग टियन था। वो अभी अपने एकमात्र रैंक 5 पॉइजन जीव माइनस जेड स्काई को सक्रिय कर रहा था। उसके चारों ओर जमीन और आकाश हल्के हरे रंग की रोशनी से ढक चुके थे। वो वही था जिसने कभी आकाश को जेड ग्रीन रंग में रंग दिया था। जेड स्काईगू लॉन्ग चिंग टियन का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड था, एक जू जो इमेमोरियल एंटिक्विटी का अवशेष था और अब लगभग विलुप्त हो चुका था। लॉन्ग चिंग टियन ने इसी जू की मदद से सदर्न बॉर्डर में अपनी भयावह पहचान बनाई थी और अनगिनत लोगों को जहर देकर मारा था, और अब वही इस ब्लेस्ड लैंड के हिस्से को जहर में बदल रहा था। लॉन्ग चिंग टियन हंसते हुए बोला, सोचो तो सही, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। यूं ही चलते चलते मैं इस वीकेंड जोन तक पहुंच गया। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। असल में 3 किंग्स इनहेरिटेंस में 100 राउंड्स थे और हर राउंड में कई रास्ते होते थे, जैसे किसी बहुत बड़े पेड़ की शाखाएं। यहां तक पहुंचना तो 10,000 में से एक के बराबर था। उसकी किस्मत वाकई अपने चरम पर थी। इस जगह की हेवनली पावर बहुत कमजोर है, मैं यहां एक जू इस्तेमाल कर सकता हूं। हा, मैं जेड स्काईगू का इस्तेमाल कर इस ब्लेस्ड लैंड को जहर से भर दूंगा। इस तरह मैं मुख्य दुनिया से जुड़ाव बना सकूंगा। एक बार रास्ता बन गया तो मैं यहां बिना किसी रोक टोक के जू वर्म्स चला सकूंगा। तीनों किंग्स के नियमों की कोई परवाह नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं इस जगह को अपना आधार बनाकर अपनी ताकत बढ़ाऊंगा और सारे इनाम ले लूंगा। हा, कौन है वहां? लॉन्ग किंग टियान को कुछ एहसास हुआ।
उसने पलटकर देखा तो दूर एक शख्स खड़ा था। छोटा बीस्ट किंग फैंगजेंग? लॉन्ग किंग तियान ने आंखें सिकोड़कर देखा। उसे अजीब लगा कि फैंग युआन यहां कैसे आया। फैंग युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हाथ हिलाया और एक हड्डी का कांटा हवा में उड़ गया। लॉन्ग किंग तियान ने ठंडी सांस लेकर अपने डिफेंसिव जीयू को एक्टिवेट किया। उसके चारों ओर जेड स्काईग्यू का हरा जहर फैल चुका था, जिसने पूरे इलाके को घेर लिया था। फैंग युआन के पास डिटॉक्सिफिकेशन का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो उस जहर को छूने की हिम्मत नहीं कर सका। मजबूरन उसे लंबी दूरी से लड़ाई करनी पड़ी। इस वक्त फैंग युआन के पास बस कुछ म्यूटेटेड बीस्ट फैंटम्स बचे थे, लेकिन उसके पास रैंक 4 ऑल आउट एफर्ट गू नहीं था, इसलिए वो उन्हें मनचाहे तरीके से बुला नहीं सकता था। फिर भी उसने बहुत सारे ग्यू मास्टर्स को मारा था और उनके पास से कई अलग अलग ज्यू वर्म्स हासिल किए थे, जिनसे वो दूर से हमला कर सकता था। कुछ ही राउंड की लड़ाई में लॉन्ग किंग तियान पूरी तरह हार गया। लॉन्ग किंग तियान एक बार में सिर्फ एक ज्यू इस्तेमाल कर सकता था, जबकि फैंग युआन लैंड स्पिरिट की मदद से जितने चाहे उतने ज्यू चला सकता था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। हालांकि फैंग युआन जीत गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। लॉन्ग किंग तियान की लाश अब फीकी हरी पड़ चुकी थी, जेड स्काईग्यू के जहर से पूरी तरह सड़ चुकी थी। मरने से पहले वो दानव जैसे मुस्कुराया और खुद ही जेड स्काईग्यू को एक्टिवेट कर जहर से अपनी जान ले ली। फैंग युआन ने उसे नहीं मारा था। लॉन्ग किंग तियान को पता था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, इसलिए उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। वाकई एक सच्चा डिमोनिक हेड था। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। जेड स्काईग्यू में इमेमोरियल इरा का एक खास जहर था, जो अब पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। अब सदर्न बॉर्डर में सिर्फ 4 महान डॉक्टर्स ही इसे साफ कर सकते हैं। अगर फैंग युआन उसकी एपर्चर को निगलना चाहता तो उसे जहर को छूना पड़ता, और अगर वो जहर छू गया तो 2 घंटे के अंदर उसका शरीर हरे प्रकाश में बदलकर गायब हो जाता। बहुत ही कम जू मास्टर्स ऐसे जहर से बच पाते हैं। वू शेंटोंग, जो वू क्लैन से था, बहुत भाग्यशाली था जो बच गया। फैंग युआन जानता था कि अगर वो जोखिम लेकर कोशिश भी करे तो शायद उसे कोई ज्यू ना मिले, क्योंकि इस कमजोर हेवनली पावर के बीच लॉन्ग किंग तियान अपने ज्यू वर्म्स को एक एक कर खुद ही नष्ट कर सकता था। फायदे जोखिम के लायक नहीं थे, इसलिए फैंग युआन ने कुछ नहीं किया। लेकिन अफसोस, लॉन्ग किंग तियान से लड़ाई में मेरा आखिरी इमॉर्टल एसेंस खत्म हो गया। अब बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू की एप्टीट्यूड सिर्फ 89% तक पहुंच पाई। फैंग युआन को गहरा अफसोस हुआ। इतनी मेहनत के बाद भी वो अपनी मनचाही 90% सीमा तक नहीं पहुंच पाया। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। इस तरह की योजनाएं पूरी तरह किस्मत पर ही निर्भर हैं। लॉन्ग किंग तियान की इस अप्रत्याशित हरकत ने फैंग युआन की सारी गणना बिगाड़ दी थी। फैंग युआन आखिर इंसान था, गॉड नहीं। वो सब कुछ पहले से नहीं जान सकता था। भले ही उसके पास अपने पिछले जीवन की यादें थीं और सब विवरण याद थे, लेकिन इस तरह की छोटी बातों को कौन याद रखता है जब तक कोई बताए नहीं। और फिर पुनर्जन्म के बाद उसने कई घटनाओं का क्रम बदल दिया था। ये घटना पिछले जीवन में हुई थी या नहीं, कोई नहीं जानता। चलो, बीस्ट स्ट्रेंथ प्लेसेंटा गू तो अब गया ही समझो, लेकिन इससे भी बुरा ये है कि जेड स्काईग्यू का जहर इस जमीन में फैल गया है। जब ये जहर पूरी तरह सक्रिय होगा तो ये ब्लेस्ड लैंड सड़कर हरे नीले प्रकाश में बदल जाएगी और एक बड़ा छेद बन जाएगा। फैंग युआन ने चारों ओर देखा, जहां हरे रंग की परतें गहराती जा रही थीं और धीरे धीरे दूर तक फैल रही थीं। ऐसा छेद इस ब्लेस्ड लैंड की तबाही को और तेज कर देगा। इसका मतलब ये भी था कि लैंड स्पिरिट अब और कमजोर हो जाएगी। अगर ये कोई नई ब्लेस्ड लैंड होती तो पर्याप्त इमॉर्टल एसेंस से वो इस सड़े हिस्से को काटकर ठीक कर सकती थी। लेकिन ये ब्लेस्ड लैंड अब बूढ़ी हो चुकी है, उसके पास इमॉर्टल एसेंस की कमी है। अब अगर यहां छेद बना तो ये ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित होगा। अफसोस, मेरे पास ड्यू रिफाइनमेंट करने के लिए बहुत कम समय बचा है, मुझे जल्दी करनी होगी। इतना कहकर फैंग युआन ने अपनी निर्मम हत्या अभियान को विराम दिया और हॉल में लौट आया, जहां वो समय से लड़ते हुए ग्यू रिफाइन करने लगा। दिन पर दिन बीतते गए और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का दबाव बढ़ता चला गया। फैंग युआन अब दिन में बस 1 घंटे सोता, खुद को अपनी सीमाओं तक धकेल देता। वो जी जान लगाकर मेहनत कर रहा था। कुछ गिनी चुनी असफलताओं को छोड़कर उसकी गति बेहद तेज थी। यहां तक कि लैंड स्पिरिट भी उसकी मेहनत की तारीफ कर रही थी। जैसे जैसे फैंग युआन सफलता की ओर बढ़ रहा था, उसका छोटा भाई और भी जोश में था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का टियान-टी माउंटेन, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के बीचों बीच डांग हुन माउंटेन पर फैंग जेंग बड़ी मेहनत से चढ़ाई कर रहा था। वो एक के बाद एक लोगों को पीछे छोड़ता जा रहा था। इस दौरान वो सबकी नजरों का केंद्र बन गया, हर कोई उसकी ओर देख रहा था। वो देखो, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट वाला फैंग जेंग। उसने फिर किसी को पीछे छोड़ दिया। किसी ने जलन और ईर्ष्या से कहा, फैंग जेंग,
फेरी बाई श्या उसकी चढ़ती हुई आकृति को देखकर कुछ उलझी सी हो गई। इस लड़के में कुछ गड़बड़ है, अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो शायद सबसे पहले शिखर पर पहुंच जाएगा। वे वू शंग जो फांग जेंग का प्रतिद्वंदी था, उसे मानना पड़ा कि फांग जेंग के जीतने के पूरे आसार हैं। फैंग जेंग दोनों हाथों और पैरों से जोर लगाकर चढ़ रहा था। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन लॉर्ड स्काई क्रेन की मदद से उसने 10 बड़े सेक्ट्स के एलीट्स को एक एक करके पीछे छोड़ दिया। आखिर में उसके आगे सिर्फ 3 लोग रह गए, शाओ चीशिंग, यिंग शेंगजी और फेंग जिनहुआंग। आखिरकार ये लड़का आगे पहुंच गया। मेरा वंस ओन वे जू व्यर्थ नहीं गया। ही फेंग यांग ने ध्यान से देखते हुए राहत की सांस ली। अब बिना किसी अप्रत्याशित घटना के जीत इन्हीं चारों में से किसी एक की होगी, एक गू इमॉर्टल ने मन ही मन कहा। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की रफ्तार तेज है, लेकिन अभी तय नहीं कि कौन जीतेगा। आखिरी पल तक कुछ भी हो सकता है। सही कहा, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट अभी चौथे स्थान पर है और पहले 3 से काफी पीछे है। अब देखना है कि वो बाकी समय में उन्हें पछाड़ पाता है या नहीं। गू इमॉर्टल्स के बीच बातचीत चल रही थी। पूरी इनहेरिटेंस कॉम्पिटिशन अब अपने आखिरी चरण में थी। ग्रैंड हॉल में पानी के टैंक जितनी बड़ी एक बहुरंगी रोशनी की गेंद हवा में घूम रही थी। फैंग युआन उसे नियंत्रित कर रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बड़बड़ाया, विलो ऑर्पिमेंट के 90 ग्राम निकालो। तुरंत ही फर्श पर बने रिलीफ स्कल्पचर हिलकर ठोस आकार में बदल गया। वही था विलो ऑर्पिमेंट। ये प्राचीन काल की एक बहुत दुर्लभ वस्तु थी, जिसे लैंड स्पिरिट ने निकालकर 90 ग्राम काटा और उस इंद्रधनुषी रोशनी में डाल दिया। फांग युआन पूरा ध्यान लगाए हुए था, किसी तरह की लापरवाही नहीं कर रहा था। रोशनी पीली हुई तो उसने कहा, 30 स्नोबॉल जू निकालो। 30 स्नोबॉल जू उड़कर उस पीली रोशनी में समा गए। रोशनी अब भी पीली थी, लेकिन उसका आकार छोटा होता जा रहा था। आखिरकार वो सिकुड़कर मिट्टी के रंग का एक छोटा सा पत्थर बन गया। फांग युआन ने उस पत्थर को बड़ी सावधानी से उठाया और गहरी सांस ली। इस जीयू को रिफाइन करने में उसे पूरे 2 दिन और 1 रात लगी थी। आखिरकार काम पूरा हो गया था। वो बेहद थका हुआ था। जमीन पर लेटते ही गहरी नींद में चला गया। चाहता था कि पूरे हफ्ते सोता रहे, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद ही उसे लैंड स्पिरिट ने जगा दिया। वो पत्थर ज्यादा देर तक अस्तित्व में नहीं रह सकता था। 15 मिनट बाद वो पूरी तरह गायब हो जाता और फैंग युआन की सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती। रिफाइनिंग गू वाकई बहुत मुश्किल है। इसे करने के लिए स्ट्रेंथ पाथ का गू मास्टर होना चाहिए, जिसे रिफाइनमेंट पाथ पर महारत हो। मैं, जिसके पास पुरानी यादें और नींव दोनों हैं, फिर भी कई बार लगभग असफल हो गया था। वाकई बहुत तनावपूर्ण था। यही वजह है कि मेरी पिछली जिंदगी में कोई भी सेकंड एपर्चर गू रिफाइन नहीं कर सका। फांग युआन ने गहरी सांस ली और अपने गालों पर थप्पड़ मारकर खुद को जगाया। 1 घंटे आराम करने के बाद उसे थोड़ा बेहतर लगा, लेकिन सिर अब भी भारी था। उसने बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। सेकंड एपर्चर गू एक रैंक 6 गू था और किसी इमॉर्टल गू को रिफाइन करना आसान बात नहीं थी। फैंग युआन को आईने में देखने की जरूरत नहीं थी। उसे पता था कि वो बहुत पीला पड़ गया है। आंखों के नीचे काले घेरे हैं, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा है। लैंड स्पिरिट, अब कितना इमॉर्टल एसेंस बचा है? उसने पूछा। सिर्फ 5 भाग बचे हैं, लैंड स्पिरिट ने जवाब दिया। उसकी आवाज में कमजोरी साफ झलक रही थी। लॉन्ग टिंग टियान की मौत को 18 दिन बीत चुके थे। ब्लेस्ड लैंड की कमजोर होती गति देखकर फांग युआन भीतर ही भीतर हैरान था। 3 किंग्स इनहेरिटेंस को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक इमॉर्टल एसेंस खर्च हो रहा था। इस कारण बाहर की दुनिया में हलचल मच गई थी। अब तो और भी ज्यादा गू मास्टर्स इस ब्लेस्ड लैंड में पहुंचने लगे थे, जिनमें कुछ बहुत ताकतवर एक्सपर्ट्स भी थे। सिर्फ 5 भाग इमॉर्टल एसेंस बचे हैं और गू रिफाइनमेंट अभी 2/3 ही पूरी हुई है। लैंड स्पिरिट, आज कौन सी तारीख है? फांग युआन ने गंभीरता से पूछा। तुम्हारे कैलेंडर के हिसाब से आज 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर? मेरी गणना के अनुसार सेकंड एपर्चर गू की रिफाइनमेंट 5 दिन बाद आखिरी चरण में पहुंचेगी। मतलब 24 अक्टूबर कौन था? क्या? इतिहास में तो यही दिन है जब फैंग जिनहुआंग जीतती है और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को प्राप्त करती है। फांग युआन ने तुरंत फैंग जिनहुआंग को याद किया। वो लड़की अद्भुत प्रतिभा और गहरी पृष्ठभूमि वाली थी। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को विरासत में पाकर उसने तेजी से उन्नति की थी। आगे चलकर उसने ग्यू इमॉर्टल का स्तर प्राप्त किया और पूरी दुनिया में अपना प्रभाव फैलाया। उसका नाम चमक उठा था। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में जब वो सदर्न बॉर्डर से भागकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंचा और गू इमॉर्टल बना, फिर उसने ब्लडविंग डेमोनिक सेक्ट की स्थापना की। उसी समय फेंग जिनहुआंग उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। उन्होंने सैकड़ों युद्ध लड़े थे और अंत में फैंग युआन ने कई डिमोनिक पाथ गू इमॉर्टल्स के साथ मिलकर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था। उसे मारने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। मेरे वर्तमान प्रभाव का दायरा अभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट तक नहीं पहुंचा है।
फेंग जिनहुआंग अगर हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पा लेती है तो उसका लाभ हेवन जितना बड़ा होगा, यहां तक कि सेकंड एपर्चर गू भी उसके सामने फीका है। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। उसकी पुरानी जिंदगी की दुश्मन अब ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली थी और वो खुद बहुत दूर था, कुछ कर नहीं सकता था। उसे ये नहीं पता था कि उसका भाई अब भी जिंदा है और उसी वक्त फेंग जिनहुआंग और बाकी लोगों से जबरदस्त मुकाबला कर रहा था। उसके पुनर्जन्म का असर अब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 सेक्ट्स तक फैल चुका था। 20 अक्टूबर। मेन हॉल के अंदर हल्की लाल रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी और चारों ओर फैली हुई चमक कम होने लगी। ब्रॉन्ज की टाइल्स पर बने हुए रिलीफ स्कल्पचर्स आधे से ज्यादा मिट चुके थे। फैंग युआन का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी नज़र उस चमकते हुए गोले के हर बदलाव पर टिकी हुई थी। पूरा माहौल एकदम खामोश था। 21 अक्टूबर। लैंड स्पिरिट एक बुरी खबर लेकर आया। एक रैंक 5 एक्सपर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल हो गया था। फांग युआन ने जब उस व्यक्ति की छवि देखी तो तुरंत पहचान लिया। उसने कहा, तो ये शाओ क्लैन का शाओ मैंग है। ये लाइट पाथ का एक्सपर्ट है और इसके पास रैंक 5 एक्सट्रीम लाइट GU है। मेरी पिछली जिंदगी में ये सैंचा माउंटेन पर दिखाई दिया था, आखिरकार ये आ ही गया। लैंड स्पिरिट घबरा गया। एक्सट्रीम लाइट गू? तो इसका मतलब ये शाओ मैंग इमेमोरियल एरा की लाइट ऑफ ग्लोरी को बुला सकता है। ये दुश्मन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। लैंड स्पिरिट बेहद चिंतित हो गया। इमेमोरियल समय में 9 हेवन्स थे। वाइट हेवन, रेड हेवन, ऑरेंज हेवन, येलो हेवन, ग्रीन हेवन, एज्योर हेवन, ब्लू हेवन, पर्पल हेवन और ब्लैक हेवन। उस समय की सनलाइट असाधारण थी। वो ग्लोरी की लाइट थी जो 9 हेवन्स को भेदते हुए सभी जीवों पर अपनी गर्मी और कृपा बरसाती थी। अब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, एज्योर, ब्लू और पर्पल हेवन्स गायब हो चुके हैं। केवल व्हाइट हेवन और ब्लैक हेवन बाकी हैं। आज की सनलाइट में इमेमोरियल युग वाली चमक नहीं बची। वो अब बहुत कमजोर हो चुकी है, जो केवल व्हाइट हेवन तक ही पहुंच पाती है। रैंक 5 एक्सट्रीम लाइट GU एक्टिवेट होते ही इमेमोरियल युग की तीव्र ग्लोरी लाइट फैलाता है। इस लाइट में अटैक की कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन ये हर चीज को भेदकर पूरी दुनिया के हर कोने में चमक सकती है। यानी ये ब्लेस्ड लैंड भी इस इमेमोरियल लाइट को रोक नहीं सकता। फांग युआन हल्के से मुस्कराया। बागुई, तुम निश्चिंत रहो। शाओ मैंग ने ये एक्सट्रीम लाइट GU एक कब्र लूट कर पाया था और ये GU अधूरा है। वो इसे हर महीने सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये सीमा पार करे तो गू खुद नष्ट हो जाएगा। लैंड स्पिरिट ने राहत की सांस ली। ये अच्छा हुआ। इन दिनों मैं लगातार कमजोर हो रहा हूं। आखिरी वक्त पर सब तुम्हें खुद संभालना होगा। फैंग युआन हंसा। मैं तो हमेशा खुद पर भरोसा करता हूं। उसने हंसते हुए फिर से रिफाइन करने का काम शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर। फू। धत्त, फिर असफलता। फैंग युआन ने मुंह से खून उगला। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो लगभग बेहोश हो गया। उसने दांत भींच लिए और जमीन को थाम लिया। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही हो। कानों में लगातार भिनभिनाहट गूंज रही थी। खासकर उसकी छाती भारी लग रही थी। उल्टी आने जैसी हालत थी। काफी देर बाद जाकर वो मतली की भावना कुछ कम हुई। फैंग युआन ने गहरी सांस ली और धीरे से बैठ गया। GU रिफाइन करने में असफल होने पर बैकलैश होता है। मैं इस स्टेप में 3 बार असफल हो चुका हूं। ये मेरी क्षमता की कमी नहीं है। मैंने सब ठीक से किया, पर यह कदम पूरी तरह किस्मत पर निर्भर है। सफलता की संभावना 10 में 1 है। अब वक्त बहुत कम है। चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसने दर्द को दबाया और चौथा प्रयास शुरू किया। इस वक्त ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन में बचा इमॉर्टल एसेंस 4 हिस्सों से भी कम था। 23 अक्टूबर। फैंग युआन ने अपना काम रोका और हाथ में मौजूद गू वर्म को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो GU एक बीटल जैसी दिख रही थी। बड़ा सा पेट, नुकीला सिर और पूंछ। उसके न पैर थे न एंटेना। वो ऐसे लग रही थी जैसे किसी मिट्टी के बर्तन पर अधूरा नक्काशी बना हो, जिसमें कोई जीवन नहीं, बस एक धुंधला सा ग्रे पत्थर। अर्थ स्पिरिट खुशी से बोला, युवा, मैंने तुम्हें गलत नहीं आंका। तुमने ये फॉल्स GU रिफाइन कर लिया है। अब बस एक कदम और, इसे फॉल्स से रियल में बदलकर असली सेकंड एपर्चर GU रिफाइन करना है। फैंग युआन ने गहरी सांस ली। हाँ, बस एक कदम बाकी है। उसकी आवाज में सुकून भी था और बोझ भी। इस सेकंड एपर्चर GU को रिफाइन करना जैसे कोई पहाड़ चढ़ना था। हजारों कदम, अनगिनत असफलताएं, न आराम न नींद, लेकिन अब आखिर वो इस मुकाम तक पहुंच गया था। उसका सारा परिश्रम अब बेकार नहीं गया था, इसलिए उसके चेहरे पर थोड़ी राहत थी। लेकिन ये आखिरी कदम सबसे अहम था। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता था और इसमें इमॉर्टल GU डिवाइन ट्रैवल GU की जरूरत थी। हालांकि फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा रिफाइन कर लिया था, लेकिन उसने कभी इमॉर्टल GU से इमॉर्टल GU रिफाइन नहीं किया था।
ये आखिरी कदम ऐसा था जिसमें उसे खुद पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसका मन भारी था। वो सोचने लगा, 300 साल वसंत के, 500 साल पतझड़ के, असीम डिवाइन अपॉर्चुनिटी के साथ जंगली इलाकों में तैरना और घूमना, उसमें तीसरे पहर को जोड़ना और फिर एक और तीसरा पहर, कुल 9। 9 का अर्थ होता है चरम, यानी रिफाइनमेंट पूरा। इस आखिरी कदम में लाइफ स्पैन गू, डिवाइन ट्रैवल गू और 2 थर्ड वॉच गू की जरूरत है। वो पहले के सभी स्टेप समझ चुका था, बल्कि उनमें बदलाव भी कर सकता था, लेकिन इस आखिरी हिस्से का सही मतलब वो बस थोड़ा बहुत ही समझ पाया था। लैंड स्पिरिट, ब्लेसेड लैंड में क्या बदलाव हुए हैं? फैंग युआन ने अचानक पूछा। लैंड स्पिरिट ने जवाब दिया, 2 जत्थे आ चुके हैं, दर्जनों रैंक 3 गू मास्टर्स के साथ, और हर एक समूह का नेतृत्व एक रैंक 4 गू मास्टर कर रहा है। उनका जोश देखने लायक है। फैंग युआन ने नजर डाली और कहा, तो ये चे क्लैन और जुओ क्लैन हैं। दोनों के क्लैन लीडर्स खुद आए हैं, लगता है ज्यादातर एल्डर्स भी साथ हैं। सांचा माउंटेन जुओ क्लैन के लेंगचान माउंटेन और चे क्लैन के फेइलाई माउंटेन के बीच स्थित थी। ये दोनों क्लैन लगातार फैलाव कर रहे थे और पिछले कुछ सालों से सांचा माउंटेन के इलाके में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक 3 किंग्स इनहेरिटेंस के आने से उन 2 क्लैन के सारे प्लान बर्बाद हो गए। पूरा सदर्न बॉर्डर में लाखों मशहूर पहाड़ थे और अनगिनत नामहीन पहाड़ियां और टीले, जिन पर जंगली और खतरनाक बीस्ट रहते थे। उनके आसपास का इलाका इतना मुश्किल और खतरनाक था कि वहां से निकलना बेहद कठिन था। बाकी सारी ताकतें तो सिर्फ अपने चुने हुए इलीट लोगों को ही भेज पाईं, मगर ये दोनों क्लैन पास में ही थे। शुरू में उन्होंने खुद को रोके रखा, लेकिन अब जब उन्होंने इनहेरिटेंस में अजीब बदलाव महसूस किया तो आखिरकार उन्होंने अपनी ज्यादातर सेना भेज दी। फैंग युआन के लिए ये बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि आखिरी समय में सबको यकीन था कि लड़ाई का केंद्र वही मेन हॉल होगा। ये चे क्लैन और जुओ क्लैन की सेनाएं अब फैंग युआन की दुश्मन थीं। उनके अलावा जब समय आएगा तो ली शियान, हु में यी हुओ, कॉन्ग रिटियन जैसे एक्सपर्ट्स भी होंगे। आखिरी समय में मुझे पूरी तरह गू रिफाइन करने पर ध्यान देना होगा और रक्षा का जिम्मा लैंड स्पिरिट, बाई निंग बिंग और फेंग टियन यू पर छोड़ना पड़ेगा। ये तो बाहरी खतरा है, लेकिन आखिरी कदम पर मुझे लगातार 2 थर्ड वॉच गू इस्तेमाल करने होंगे, जिससे मेरे ऊपर समय 9 गुना तेजी से बहेगा। ये स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक होगा, लेकिन उसी समय उसका दबाव भी बहुत बढ़ जाएगा और मेरी एपेचर खतरे में पड़ जाएगी। ये अंदरूनी खतरा है, अंदर और बाहर दोनों तरफ खतरा है, चारों ओर मुश्किलें हैं, मगर अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं, अब बस एक कदम और बाकी है शिखर पर पहुंचने का। मैं इस पर दांव लगाऊंगा। अगर मैं सच में सफल हुआ तो मुझे दूसरा एपेचर मिलेगा, और जब मैं भविष्य में रैंक 6 तक कल्टिवेट कर लूंगा तब मैं फेंग जिन हुआंग से बहुत पीछे नहीं रहूंगा। फैंग युआन की पुनर्जन्म के बाद की योजना में क्विंगमाओ माउंटेन और शांग क्लैन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म थे और सेकेंड एपेचर गू उसका कदम रखने का पत्थर। मगर इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों से वो आगे दौड़ सका। आने वाले समय में कई ऐसे मौके आने वाले थे जिनमें भाग लेने की योग्यता उसे तभी मिलेगी जब उसके पास कल्टिवेशन और ताकत दोनों हों। हर जीव को जीवन की जंग में टिके रहने के लिए खुद को साबित करना पड़ता है। मैं इन मौकों को गंवा नहीं सकता। हर पल का सही इस्तेमाल करना होगा, तभी मैं अपने भविष्य के ज्ञान को सार्थक कर पाऊंगा। फैंग युआन ने एक लंबी सांस ली और आराम करने लगा, अंतिम दिन की तैयारी में। October 24th. गहरी नींद से जागते हुए फैंग युआन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। कितने दिनों बाद इतनी सुकून भरी नींद मिली है, अब आगे है असली जंग। वो खड़ा हुआ और मेन हॉल में धीरे धीरे टहलने लगा। लैंड स्पिरिट के मार्गदर्शन में पहले से ही 2 लोग मेन हॉल के बाहर खड़े थे। मास्टर! फेंग टियन यू तुरंत फैंग युआन के सामने घुटनों के बल झुकी और एक गू वर्म पेश की। वो जीयू दिखने में कुछ खास नहीं थी, बस एक गोल पत्थर जैसी थी, लेकिन वही अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू थी। सबॉर्डिनेट ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। 100वां राउंड पार करने और किंग्स इन इनहेरिटेंस प्राप्त करने के बाद मैं इन हैरी मैन को भी अपने साथ ला सकी। उसके पास कई सौ हैरी मैन खड़े थे, उनके शरीर पर घने बाल थे और वे शांत खड़े थे। अच्छा, फैंग युआन ने सिर हिलाया और हल्के से तारीफ की, मगर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। इन हैरी मैन की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वे उसी का अनुसरण करते हैं जो उनसे बेहतर रिफाइन करता है। इसलिए फेंग टियन यू का 100वां चरण पार करना और इन्हें साथ लाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। फिर फैंग युआन बाई निंग बिंग के पास गया। बाई निंग बिंग ने उस विशाल ब्रॉन्ज मेन हॉल को देखा और उसकी नज़रों में समझ की एक चमक आई। लगता है यही ब्लेस्ड लैंड का केंद्र है। इतना कहकर उसने फैंग युआन की ओर देखा। अपनी बात याद रखना। फैंग युआन मुस्कुराया। तुम निश्चिंत रहो। उसने बाई निंग बिंग के पीछे देखा, जहां करीब 1 लाख डॉग बीस्ट फैले हुए थे। कुछ अपनी जगह पड़े थे, कुछ आपस में खेल रहे थे और कुछ दौड़ते हुए शोर मचा रहे थे।
फैंग युआन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। ये बाई निंगबिंग की कमांड क्षमता की कमजोरी थी। अगर जांग सानसान वू गुई या वू शेन टोंग में से कोई होता तो वे इन डॉग्स को सटीक फॉर्मेशन में खड़ा रखते, मानो कोई अनुशासित सेना हो। लेकिन बाई निंगबिंग के लिए ये उसकी क्षमता से बहुत परे था। उसने कभी एनस्लेवमेंट पाथ की ट्रेनिंग नहीं ली थी और फिर भी यहां तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। असल में अब तो बाई निंगबिंग खुद को बहुत थका महसूस कर रही थी। उसकी हर हरकत धीमी हो गई थी, आत्मा भारी लग रही थी और शरीर मानो किसी डोरी से चलने वाला खिलौना बन गया था। इतने सारे डॉग बीस्ट को एक साथ नियंत्रित करना वास्तव में उसके लिए बहुत कठिन था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फांग युआन ने कहा, रक्षा की फॉर्मेशन में रहो। चाहे दुश्मन कितना भी उकसाए, पहले हमला मत करना। याद रखना, हर हाल में याद रखना। ठीक है, बाई निंगबिंग ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारा जो आदेश है उसके सफल या असफल होने से मेरा कोई लेना देना नहीं। हे, चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं तुम्हें यांगू जरूर दूंगा। फांग युआन मुस्कुराया। HMPH, देखो, जो कहा है वो करना। 2 लाइट पिलर गायब हो गए हैं, इसका मतलब किंग सिन और किंग क्वान इनहेरिटेंस किसी ने पाली है। सुबह सुबह सैंचा माउंटेन की चोटी पर गू मास्टर्स के बीच हलचल मच गई। इस बार का इनहेरिटेंस खुलना बड़ा अजीब है, अब तक टिका हुआ है, जिससे ब्लेस्ड लैंड बहुत तेजी से कमजोर हो रही है। किसी ने शंका जताई, लेकिन ज्यादातर लोग इनहेरिटेंस पर ही ध्यान दे रहे थे। कौन होंगे वो 2 खुशकिस्मत लोग जिन्होंने इनहेरिटेंस पाई? मेरा तो मानना है कि किंग सिन इनहेरिटेंस तो लॉर्ड टाइम उबाई ने ली होगी। वो अंदर गया और अब तक निकला नहीं। किंग क्वान इनहेरिटेंस शायद वू गुई ने ली। नहीं, वो तो हमारे क्लान के वू शेन टोंग ने ली होगी। हूफ, मेरे हिसाब से तो डिमोनिक पाथ के एनस्लेवमेंट मास्टर जांग सानसान के पास भी जीतने का मौका है। भीड़ में बहस चल ही रही थी कि किसी ने अचानक कुछ अजीब देखा। अरे ये क्या, जो रैंक 5 गू मास्टर्स अंदर गए थे उनमें से कोई भी बाहर क्यों नहीं आया? किंग सिन और किंग क्वान इनहेरिटेंस तो ली जा चुकी हैं, लेकिन बाकी लोग अब तक क्यों नहीं लौटे? वे ब्लेसड लैंड में फंसे हुए हैं। ये ब्लेस्ड लैंड अब अपने अंत के करीब है। ज्यादा समय नहीं बीतेगा कि रास्ता खुल जाएगा और हम सब अंदर बाहर जा पाएंगे। एक गूंजती हुई आवाज फैली। लॉर्ड शाओमैंग, राइचस पाथ के गू मास्टर्स ने तुरंत आवाज पहचान ली। ये शाओमैंग अब तक इनहेरिटेंस में नहीं गया। आखिर ये क्या सोच रहा है? डिमोनिक गू मास्टर्स अंदर ही अंदर असहज हो उठे। शाओमैंग के आने से उनकी गर्मी ठंडी पड़ गई थी। शाओमैंग ने सबकी निगाहें अपनी ओर खींचकर गर्व से मुस्कुराया। अब मैं एक्सट्रीम लाइट जू का इस्तेमाल करके हम सबके लिए रास्ता खोलूंगा। इतना कहकर उसने आंखें फैलाकर जोर से प्राइमीवल एसेंस चलाया और अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई। Extreme Light GU. Heaven's Will GU. Empty Fist GU. Killer Move Immemorial Light Fist. तीनों GU एक साथ सक्रिय हुए और पूरा आसमान अंधेरा हो गया। सबकी आंखें चौंधिया गईं जब प्रकाश की किरणों से बना एक विशाल मुट्ठी आकार का प्रकाश पर्वत आसमान में उभरा और फिर उतनी ही तेजी से गायब होकर किसी अज्ञात जगह पर जा टकराया। एक्सट्रीम लाइट GU में खुद कोई हमला करने की शक्ति नहीं होती, लेकिन जब उसे बाकी 2 गू के साथ मिलाया जाए तो वो एक अकल्पनीय ताकतवर हमला बन जाता है। धम! एक अदृश्य परत फट गई, ब्लेस्ड लैंड जोरों से कांप उठा और एक विशाल छेद बन गया जो अंदर की दुनिया को बाहर से जोड़ रहा था। सैंचा माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी पर अब सिर्फ एक ही लाइट पिलर बचा था। लेकिन अचानक सबके सामने एक धुंधला सा धूसर मैदान दिखाई दिया, जैसे किसी पर्दे के पीछे कोई दृश्य हो। एक सपनों जैसा माहौल फैल गया। सबके मन में यही सवाल उठा कि पहाड़ की चोटी पर मैदान कैसे हो सकता है। असल में ये सब शाओमैंग की वजह से हुआ था। उसने ब्लेस्ड लैंड की दीवार को भेद दिया था, जिससे वहां एक दरार बन गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ लोग हैरान थे, कुछ सहमे हुए और कुछ एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी ने भी कदम नहीं बढ़ाया। शाओमैंग ने मन ही मन ठंडी सांस ली और अपनी आंखों से इशारा किया। भीड़ में से एक गू मास्टर तुरंत आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, लॉर्ड शाओमैंग की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने तो जबरदस्ती ब्लेस्ड लैंड को भेद दिया। अब हम सब पर कोई रोक नहीं रही। हम सब अंदर जा सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो भीड़ से निकलकर तेजी से कूदता हुआ उस छेद से अंदर चला गया। वो सबके सामने अपने GU वर्म्स को एक्टिवेट करने लगा। 1, 2 और 3। चारों तरफ हेवनली पावर का दबाव अब बहुत कम हो गया था, जिससे वो 3 GU वर्म्स तक को सक्रिय कर पाया। ये नज़ारा देखकर बाकी सबका जोश बढ़ गया। जैसे सबकी नींद टूट गई हो, उनकी सांसें तेज हो गईं। गू का इस्तेमाल कर पाना मतलब था कि वे खुद की रक्षा कर सकते हैं, यानी ब्लेस्ड लैंड का खतरा अब काफी कम हो गया था। पर यह दिखावा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो GU मास्टर फिर बाहर दौड़ता हुआ आया और कुछ छलांगों में संचा माउंटेन पर वापस पहुंच गया।
वो जोर से हंसा और हाथ जोड़कर बोला, लॉर्ड शाओ मैंग का बहुत आभार। शाओ मैंग मुस्कुराया, अरे नहीं नहीं, धन्यवाद की जरूरत नहीं। मैंने तो बस इतना सोचा कि स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने पर सबका हक है। कुछ लोगों का उन्हें अपने पास रखना ठीक नहीं। अब जो भी जितना पा सकता है वो उसकी मेहनत पर निर्भर करेगा। भीड़ से आवाजें उठीं, लॉर्ड शाओ मैंग का हम बहुत आभारी हैं। लॉर्ड शाओ मैंग सच में बहुत महान हैं और उनके एल्डर ब्रदर शाओशान तो खुद एक नायक हैं। सचमुच दोनों भाई जैसे ड्रैगन और टाइगर हैं। सांचा माउंटेन के सारे रैंक 5 गू मास्टर्स में सिर्फ लॉर्ड शाओ मैंग ने हम जैसे कमजोर लोगों की परवाह की। वे सच में राइचस पाथ के आदर्श हैं, इतने दयालु। लोगों की ये बातें, उनकी खुशामद शाओ मैंग के कानों में लहरों की तरह गूंज रही थीं। भीड़ बेकाबू होकर ब्लेस्ड लैंड में दौड़ पड़ी। शाओ मैंग चेहरे पर नरम मुस्कान लिए अंदर ही अंदर बोला, मूर्खों का झुंड। मैं टाइमू बाई वू गुई जैसे लोगों से बहुत देर से आया हूं। किंग क्वान और किंग सिन की इनहेरिटेंसेस पहले ही ले ली गई हैं, अब सिर्फ किंग बाओ बचा है। कम बख्त। मैंने पिता और एल्डर्स से बहुत मिन्नतें की, पर वो तो सिर्फ शाओशान की बीमारी की चिंता करते रहे। अच्छा हो, अगर वो मर ही जाए तब तो मैं युवा क्लैन लीडर बन जाऊंगा। बहुत मिन्नतों के बाद मुझे सांचा माउंटेन आने की इजाज़त मिली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैं उन लोगों से कैसे टक्कर लूं जो पहले ही अंदर पहुंच चुके हैं? बस इसी तरह ब्लेस्ड लैंड में छेद करके और अफरा तफरी मचाकर ही मैं भीतर से कुछ हासिल कर सकता हूं। और वैसे भी जितने ज़्यादा लोग अंदर जाएंगे, ब्लेस्ड लैंड पर उतना ज़्यादा बोझ पड़ेगा। हाँ, हेवनली पावर कमज़ोर होती जाएगी। चाहे तुम लोगों ने इनहेरिटेंसेस पा भी ली, मैं तो अपने ग्यू वर्म से उन्हें छीन ही लूंगा। किंग बाओ, किंग क्वान और किंग चिन की इनहेरिटेंसेस सब मेरी होंगी। अगर मैं नहीं पा सका तो तुम लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा चाहिए था। फैंग युआन ने चारों ओर देखते हुए संतोष से सिर हिलाया। वो ब्रॉन्ज मेन हॉल एक छोटी पहाड़ी पर बना था। पहाड़ी ढलानों से भरी थी, बहुत तीखी नहीं, बल्कि धीरे धीरे नीचे उतरती थी। ऐसा इलाका रक्षा के लिए बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वहां मौजूद डॉग बीस्ट्स की संख्या इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर रही थी। पिछले 2 घंटे से फांग युआन बाय निंग बिंग के लिए फॉर्मेशन तैयार कर रहा था और उसे समझा रहा था कि अगर कोई अप्रत्याशित स्थिति आ जाए तो क्या करना है। अचानक बूम की आवाज के साथ पूरा इलाका हिल उठा और ब्रॉन्ज हॉल की छत से धूल झरने लगी। लैंड स्पिरिट की आवाज गूंजी, मुसीबत हो गई। शाओमांग ने एक्सट्रीम लाइट गू का इस्तेमाल करके ब्लेस्ड लैंड को भेद दिया है। अब बड़ी संख्या में ग्यू मास्टर्स अंदर घुस रहे हैं। लड़ाई और लूटपाट मच गई है। पूरा मामला अराजकता में बदल गया है। फैंग युआन के होठों पर हल्की मुस्कान आई, जरा भी घबराहट नहीं थी। उसे अपने पिछले जीवन की याद थी, तब भी यही हुआ था। शाओ मैंग का आगमन इस उथल पुथल की शुरुआत का संकेत था। अराजकता तो मेरे लिए अच्छी है, फांग युआन ने आंखों में अजीब सी चमक के साथ कहा। शाओ मैंग इस अफरा तफरी से फायदा उठाना चाहता है और मुझे भी इसी उथल पुथल की जरूरत है ताकि मैं समय निकाल सकूं। अचानक लैंड स्पिरिट बोला, हूं? भीड़ में एक रैंक 5 गू मास्टर भी घुसा हुआ है। ये नौजवान तो वाकई कमाल का है, उसने मेरी नज़र तक को धोखा दे दिया। मुझे तो तब शक हुआ जब उसने हमला किया। फैंग युआन की भौहें सिकुड़ गईं, ये बात उसके अनुमान से बाहर थी। कौन है वो? तभी सामने की छवि थम गई और एक नौजवान दिखा। उसके लंबे काले बाल कमर तक लटक रहे थे, आंखें गहरी और बैंगनी रंग की थीं। मोटी भौहें ऊपर उठी हुईं, जिससे उसका चेहरा कुछ पागलपन भरा लग रहा था, जैसे किसी जलते हुए अग्नि का रूप हो। उसके पूरे शरीर से एक भयानक डिमोनिक ऑरा निकल रही थी, मानो वो इस दुनिया की परवाह नहीं करता। एक पागलपन भरी शक्ति जो सब कुछ तोड़ देना चाहती है, जैसे कोई ईविल ड्रैगन धरती पर उतर आया हो। फैंग युआन की नजरें ठहर गईं, उसने तुरंत पहचान लिया, मो वू टियान। वो डिमोनिक पाथ का एक विलक्षण जीनियस था, जिसने एक प्राचीन इनहेरिटेंस पाई थी और एक सोल पाथ गू मास्टर था। नाम हो या ताकत, किसी भी मामले में फैंग युआन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी यादों में यीटियन माउंटेन की लड़ाई में मो वू टियन ने कई रैंक 5 राइचस पाथ के गू मास्टर्स का सिर कलम कर दिया था। उसकी ख्याति इतनी डरावनी थी कि उसके डिमोनिक फ्लेम्स आसमान तक उठते थे। आखिर में जब डिमोनिक पाथ पूरी तरह हार चुका था, तब मो वू टियान ने घेराबंदी तोड़ दी और बाहर निकल गया। कोई भी उसे रोक नहीं सका। मेरे पिछले जन्म में तो मो वू टियन सांचा माउंटेन पर नहीं आया था। लगता है मेरे पुनर्जन्म का असर अब इतनी शक्ति वाले व्यक्ति तक पहुंच गया है। जैसे ही फांग युआन सोच में डूबा हुआ था, उसी समय छवि के अंदर मो वू टियान को जैसे किसी की निगरानी का एहसास हुआ। उसने हल्का सा सिर घुमाया और सीधा फैंग युआन की दिशा में देखा। तो बात ये थी, उसने धीमी आवाज में कहा और उसके होठों के कोने पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। बुरा हुआ, उसने शायद हमें महसूस कर लिया है और अब सीधा इधर ही आ रहा है। लैंड स्पिरिट ने तुरंत चेतावनी दी।
फांग युआन की आंखें सिकुड़ गईं। मो वुटियान सच में उसकी ओर तीव्र शत्रुता से बढ़ रहा था। उसके मन में सवाल उठने लगे कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है, उसने क्या देख लिया। ये अफरातफरी ज्यादा देर नहीं चलेगी। जब टाइमू बाई और बाकी लोग नहीं दिखेंगे तो शक होने लगेगा। हमारे पास बहुत कम समय है। हमें तुरंत जियो रिफाइनमेंट शुरू करनी होगी। लैंड स्पिरिट, धुंध बढ़ा दो। फेंग टियानयू, मेरे साथ मेन हॉल में चलो और गू रिफाइनमेंट में मदद करो। समय की कमी थी। फेंग युआन ने तेजी से आदेश दिया और फेंग टियानयू को लेकर ब्रॉन्ज हॉल के अंदर चला गया। फेंग टियानयू के साथ आए बालों से ढंके आदमी बाहर ही रह गए। उन्होंने मेन हॉल को घेर लिया और आखिरी रक्षा पंक्ति बना ली। फेंग युआन और फेंग टियानयू की जाते हुए पीठ को देखकर बाई निंग बिंग की आंखों में ठंडी चमक आ गई। धीरे धीरे धुंध उठने लगी और फैलकर पूरे मेन हॉल को ढक लिया। फिर उसने पहाड़ी पर मौजूद सभी डॉग बीस्ट्स को भी छिपा लिया। ब्रॉन्ज हॉल अंदर से बहुत विशाल और भव्य था। दीवारों से उनकी कदमों की आवाज गूंज रही थी, जिससे वहां की शांति और खालीपन और भी गहरा महसूस हो रहा था। इस समय ब्रॉन्ज हॉल की फर्श पर लगे ब्रॉन्ज टाइल्स लगभग खाली हो चुके थे। ज्यादातर सामग्री और ग्यू वर्म्स रिफाइनमेंट में खर्च हो चुके थे। बस कुछ ही रिलीफ स्कल्पचर्स बचे थे। फेंग युआन और फेंग टियानयू ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन के पास पहुंचे और पद्मासन लगाकर बैठ गए। अब आखिरी कदम है, असली निर्णायक क्षण। फेंग युआन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें शांत झील जैसी स्थिर थीं। फेंग टियानयू की सांसें तेज चल रही थीं। उसका उत्साह छिप नहीं पा रहा था। किसी रिफाइनमेंट पाथ गू मास्टर के लिए इमॉर्टल गू रिफाइन करना जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। चलो शुरू करते हैं। फेंग युआन ने फॉल सेकंड एपर्चर ग्यू निकाला और सीधा ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन में डाल दिया। ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन बिना आग के जलने लगा। उसके नीचे की इमॉर्टल एसेंस की पतली परत जलती और घटती चली गई। वो जलकर नीले धुएं में बदल गई, जो धीरे से उठकर फॉल सेकंड एपर्चर ग्यू को ढकने लगी। फॉल्स ग्यू ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन के ऊपर तैरने लगा और नीले धुएं से ढककर चमकीले पीले प्रकाश में बदल गया। फेंग युआन और फेंग टियानयू ने पूरा ध्यान नीले धुएं और पीले प्रकाश के मेल पर केंद्रित कर दिया। समय का अंदाजा नहीं रहा, पर धीरे धीरे नीला धुआं हरी घास के छोटे छोटे रेशों में बदल गया, जो हवा में तैरते हुए बढ़ने लगे, और पीला प्रकाश फूलों में बदल गया, जो उड़ते हुए उस घास पर गिरने लगे। समय आ गया। फेंग युआन ने एक खंजर निकाला और अपनी नस काट दी। उसका स्वयं का एसेंस ब्लड बहने लगा। ये कदम बेहद जरूरी था। इसी से रिफाइंड सेकंड एपर्चर गू वास्तव में फेंग युआन का बनता, वरना वो ओनरलेस होकर रिफाइन होते ही उड़ जाता। बड़ी मात्रा में एसेंस ब्लड धुएं में समा गया। नीला धुआं और पीला प्रकाश सिसकारी भरते हुए एक लाल बादल में बदल गए, जो रक्त के समुद्र जैसे लहराने लगा। वो रक्त धीरे धीरे एक गोले का आकार लेने लगा, जो हवा में तैर रहा था पर फैला नहीं। वो बादल लगातार बदलता जा रहा था। रक्त सागर शांत होकर एक खेत में बदल गया। उस खेत में लाल रंग के धान के पौधे उगाए, जो खून जैसे चमक रहे थे। फेंग युआन ने राहत की सांस ली और तुरंत एक जू का इस्तेमाल कर अपने घावों को भर दिया। फिर भी उसने बहुत सारा खून खो दिया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जंगली घासों का उगना, रक्त सागर का प्रवाह। 300 साल वसंत, 500 साल पतझड़। असीम डिवाइन अपॉर्चुनिटी से जंगली भूमि में तैरना और घूमना, तीसरे पहर में जोड़ना और फिर तीसरे पहर में एक और जोड़ना, 9 प्राप्त करना। 9 का अर्थ पूर्णता है। रिफाइनमेंट पूरा हुआ। वो नुस्खा पहले से याद था, फिर भी उसने एक बार मन में दोहरा लिया। 300 साल वसंत, 500 साल पतझड़। अब बारी है लाइफ स्पैन ग्यू की। बागी, फेंग युआन ने ऊंची आवाज में कहा। लैंड स्पिरिट पहले से तैयार थी और फेंग युआन की आवाज सुनते ही उसने तुरंत 2 लाइफ स्पैन ग्यू निकाल लिए। ये लाइफ स्पैन ग्यू आकार में एक बड़ा और एक छोटा था, दिखने में जैसे जिनसेंग या किसी पेड़ की जड़ हों। छूने में थोड़ा खुरदरा एहसास देते थे। छोटा वाला 300 साल लाइफ स्पैन ग्यू था। वो एक नीले सांप की तरह दिखता था, जो अपने शरीर को लपेटकर गोले में बना हुआ है। इसे खाने से ग्यू मास्टर की उम्र 300 साल बढ़ जाती थी, बिना किसी दुष्प्रभाव के। बड़ा वाला 500 साल लाइफ स्पैन ग्यू था। वो एक छोटे ड्रैगन की तरह दिखता था, जो आसमान में उड़ने को तैयार था, पंजे फैलाए हुए। इसे लेने से भी उम्र 500 साल बढ़ जाती थी, बिना किसी दुष्प्रभाव के। इन दोनों गू का मूल्य शब्दों से परे था। फेंग टियानयू की आंखों में चमक आ गई और उसका पूरा शरीर उत्साह से कांपने लगा। फेंग युआन ने पहले 300 साल वाला लाइफ स्पैन गू लाल बादल में फेंक दिया। बादल ने लाइफ स्पैन जीयू को निगल लिया और तुरंत उफान मारने लगा, जैसे कोई पानी उबल रहा हो। अब वो बादल जैसे किसी नीली चमड़ी वाले लंबे सांप में बदल गया हो, जो फेंग युआन के नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। फेंग युआन अचानक चौंक गया और उसका नियंत्रण लगभग छूट ही गया।
जब उसने खुद को संभाला तब तक उस नीले सांप का अधिकांश हिस्सा फिसलकर बाहर निकल चुका था। सिर्फ उसकी पूंछ फैंग युआन के हाथ में बची थी। फैंग युआन ने दांत भींच लिए, आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसने अपनी सारी शक्ति और ध्यान लगा दिया, पूरे जोर से उस बादल को पकड़कर रोक लिया ताकि वो भाग न सके। अगर ये बादल निकल गया तो उसकी अब तक की सारी मेहनत एक मृग तृष्णा बन जाएगी। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से, बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।